अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हुई हुई है, अभी मुझे अचानक कफ उठ गई है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू नावल लेकर आई हूँ, नफ़रत इश्क कलम मिरहा शाह, एपिसोड नंबर 1। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बी जान। इसने नीचे आते हुए बी जान को गले लगाकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा उठ गया, नाश्ता लगा दूँ? बी जान इसे प्यार करती हुई बोली। बाबा कहाँ हैं? और हम बाबा के साथ ही नाश्ता करेंगे। वो अपने बाबा के रूम की तरफ गई थी। बाबा नाश्ता करवाएं, बहुत भूख लगी है। वो अंदर आती मासूमियत से बोली। हयात साहब को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आया था। एक ही तो बेटी थी इनकी, जो अब इनकी पूरी दुनिया थी। इसीलिए कहते हैं हम आप खाना खाने में नखरें क्या करें। इतनी सी मेरी जान देखें, खुद को कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी। वो कुकी से बोले, क्योंकि वो खाने में बहुत नखरे करती थी और खाती भी नहीं थी। इतना वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे। अपनी बेटी की इस आदत से बहुत ज़्यादा नाजो नखरे से पाला था उन्होंने। वो बदले हुए मौसम से भी कभी कभार बीमार हो जाया करती थी। कभी तो बी तभी तो कभी तो बीजान भी कहती थी, इतने लाड मत करो, कभी इसके लिए मुश्किल होगी, आगे इसके लिए मुश्किल होगी। अब ये तो वक्त बताएगा इसके नसीब में क्या लिखा है। उफ बाबा, हमसे नहीं खाया जाता इतना। और बस एक दिन नहीं खाते पर दूसरे दिन खाना खाते हैं ना। वो बाप के गले लगकर लाड से कह रही थी। ऐसे नहीं करते ना मेरी मेरी जान, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। वो इसे अपने साथ लेकर नीचे आए थे। अनल बेटा बेटा आप अब खुद खाना भी सीख लें, आप बड़ी हो गई हैं अब, बीजान ने समझाते हुए कहा। हाँ 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 बीजान, अभी तो मेरी जान बहुत छोटी है, सीख लेगी। हयात साहब हंसकर बोले। हमें नहीं आता और ना ही सीखना है। आप बाबा हैं ना मेरे, बस हमें आप लोगों के हाथ से ही खाना खाना है। अनल मुंह बनाकर बोली, इसे खाना नहीं आता था बचपन से। हयात साहब या बीजान ने ही इसे हमेशा से खिलाया था। व्हाट? ऐसा कभी होता है कि किसी को खाना ना आए? ये तो वाकई पापा की परी है। वो कहते हैं ना कि पापा की परी हूँ मैं, तो ये पापा की परी है। इसने कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया था और अब तो इसे बिल्कुल भी खाना नहीं आता था अपने हाथ से। इसको स्कूल कॉलेज में भी वो नहीं खाती थी या कभी किसी की दोस्त इसे खिला देती थी। बीजान को इसकी आदत से डर लगता था, कल को वो दूसरे घर जाकर क्या करेगी। ये थी अनल हयात, एक ही लाडली बेटी हयात साहब की। अनल के पैदा होते ही हयात साहब लंदन चले गए थे। उन्होंने भी जान को तब से रख लिया था। इन दोनों की जान थी अनल में। अनल 18 साल की थी, मासूम सी लड़की। कमर से थोड़े ऊपर घने सिल्की बाल, गुलाबी होंठ, दूधिया रंगत, छोटी सी नाक, काली आंखें, लंबी घनी पलकें और एक खूबसूरत हसीन लड़की थी। यार तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आई हो? दिया इसके कपड़े देखकर नागवारी से बोली। क्यों, इसमें क्या बुराई है? और ये मेरा कल्चर है तो मैं यही पहनूंगी। अनल ने फाखरा से कहा। शॉर्ट फ्रॉक, वाइट कलर का कैपरी पजामा, रेड दुपट्टा, दोनों हाथों में लाल चूड़ियाँ, खुले सिल्की बाल कमर तक। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। वो और इसकी कुछ दोस्तें रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। इसकी दोस्तों को पसंद नहीं होते थे इसके कपड़े, क्योंकि वो यहाँ लंदन में रहकर भी ऐसे कपड़े पहनती थी जो इसकी दोस्तों को नहीं पसंद थे। और वो बस जीन शर्ट पहनते थे। ऐसा ऐसा नहीं था कि अनल जीन शर्ट नहीं पहनती थी। अगर वो पहनती थी तो वो लंबा कोट पहन कर निकलती थी। पर इसे ये कपड़े बहुत पसंद थे। शॉर्ट शर्ट, कैपरी पहनना और अपने हाथों में भर भर के रंगों वाली चूड़ियाँ। वो हमेशा पाकिस्तान से अपने बाबा से बोलकर यही मंगवाती थी। तुम लोग एंजॉय करो, हम वॉक करने जा रहे हैं। वो इंग्लिश में बोलकर आगे बढ़ गई। वैसे भी वो इनके साथ बैठकर खा नहीं सकती थी, इसे आदत नहीं थी खुद के हाथों से खाना खाने की। इसे हमेशा बीजान या बाबा खिलाते थे और अगर कभी दोस्तों के साथ बाहर निकल आती तो इनके साथ नहीं खाती थी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आह, बचाओ बचाओ, कोई है, हमारे पीछे कुत्ता है, हम मर जाएंगे। ये ना ये जा ही नहीं रहा, ये तो और पास आ रहा है। बाबा, अनल भागती हुई मुसलसल बोल रही थी। वो भागते हुए पीछे ही देखे जा रही थी कि अचानक सामने किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई और अनल बेचारी नीचे गिर गई। अल्लाह, हमारा सर फट गया बाबा। अनल सर पकड़ के नीचे
ही बैठ के चिल्ला रही थी। सामने वाला वाकई कोई पत्थर का था। वो नाजुक सी जान कहाँ से बर्दाश्त कर पाती। भाऊ भाऊ सॉरी। कुत्ता करीब आके चिल्ला रहा था। इसको भी जैसे अनल से बहुत पुराना बदला लेना हो। अभी तक इसको देखकर चला चिल्ला रहा था, अल्लाह बाबा फिर आ गया, बचाओ। अनल जल्दी से खड़ी होकर सामने शख्स के पीछे छुप गई। इसकी हुडी को मजबूती से पकड़ लिया। सुनो, इसको भगाओ जल्दी से, कब से हमारे पीछे आ रहा है। अब तो ये भी थक गया है और हम भी, पर ये मानेगा नहीं। तुम मतलब आप बोलो ना इसको जाए यहाँ से। आपने मुझे भी गिरा भी दिया है, इसके बदले ये काम करके दो। अनल मासूम बच्चों की तरह इसको बोले जा रही थी। जो खामोश खड़ा इसको सुन और सामने कुत्ते को घूर रहा था। आप खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? इसको भगाए ना। या अल्लाह, आप गूंगे हैं क्या? अनल इसकी खामोशी से चिढ़ गई थी। फिर सर पर हाथ मार के बोली। कुत्ता वहीं खड़ा भौंक रहा था और अनल इसके पीछे से सर निकाल कर बोल रही थी। वो अब इसकी तरफ घूमा। अनल 2 कदम पीछे हुई। अनल ने अब गौर किया था, इसके चेहरे पर मांस था। इसकी सिर्फ आंखें देख रही थी जो बहुत खूबसूरत थी। ग्रे कलर की इन आंखों में वहशत थी। वो लाल आंखों से इस खूबसूरत नाजुक हसीना को देख रहा था। अनल का दिल अब जोर से धड़क रहा था। इसे अब सामने वाले शख्स से डर लग रहा था। वो लोग खाली सड़क पर थे जहाँ कोई नहीं था। हाँ, हम यहाँ नहीं आए, वो कुत्ता लेकर आया था। सच्ची सच्ची, हाँ, हम झूठ नहीं बोलते। अनल डर कर अनल डर को छुपाते हुए बोली। वो 1 कदम आ गया है। अनल ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी और वो इसकी साइड से निकल के आगे बढ़ गया था। अनल ने जब महसूस किया यहाँ कोई नहीं है तो एक आंख खोल कर देख देख फिर पूरी तरह खोल कर देखा तो आगे पीछे कोई नहीं था। इसकी अब डर से जान निकल रही थी। तो क्या वो भूत था? या अल्लाह, नहीं, भागो अनल। उससे बोलकर भागे। कुत्ता तो कब का जा चुका था और वो दूर खड़ा इसको भागते हुए देख रहा था। तुम्हें लगता है ये सब करने से वो तुम्हारे करीब आ जाएगी? वो संजीदगी से बोला। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो शुरुआत है। बहुत जल्दी वो मेरे पास होगी, फिर इसे पता चलेगा दर्द क्या होता है। वो नफरत से बोला। ऐसी भी नफरत ना करो कि इश्क हो जाए। ऐसी भी नफरत ना करो कि इश्क हो जाए, या फिर बहुत कुछ बर्बाद हो जाए। वो इसकी आंखों में नफरत देखकर बोला। इसका जुनून, इसकी नफरत कभी से भी डरा देती थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नफरत इश्क होगा या एक ऐसी नफरत जो सब बर्बाद कर देगी। क्या हुआ? मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही? बीजान ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। बीजान, आपको पता है कल एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था और या अल्लाह, मेरी जान, आप ठीक है ना? इसकी बात बीच में काटते बीजान परेशानी से इसके हाथ पांव देख रही थी। अनल को इन पर बहुत प्यार आया था। वो इन दोनों की जान थी। उफ बीजान, पहले पूरी बात सुन लिया करे ना। और हम बिल्कुल ठीक हैं, देख ले। अनल ने खड़े होकर इन्हें ठीक होने का यकीन दिलाया था। आपने मेरी जान निकाल दी। बीजान ने इसे गले लगाया था। अच्छा ना, अब आगे सुने क्या हुआ। फिर पूरा किस्सा बीजान को सुनाया। मेरी जान, ऐसे किसी के पास नहीं जाते। अल्लाह ना करे अगर वो कोई बुरा आदमी होता तो। आप समझ रही हैं ना, बीजान ने समझाते हुए कहा। उफ बीजान, वो बुरे नहीं थे, पता है इनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, पर वो सुर्ख बहुत थी। शायद सोए नहीं होंगे। अनल अपने ही अंदाजे लगा रही थी। बीजान इसकी बातें सुनकर बहुत डर गई थी। उनको अनल के नसीब से बहुत डर लगा रहता था। वो जानती थी वो बहुत मासूम है, इसको दुनिया की इतनी खबर नहीं है। तुमने आज फिर चोरी की कितनी बार समझाया है ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों मुझे बदनाम करना चाहती हो? माँ 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 गुस्से में वो बोल रही थी अपनी ढीठ बेटी को। अम्मा, बदनाम ना होंगे तो क्या कोई नाम ना होगा? अम्मा, अभी वो कुछ और कहती, इसकी माँ की चप्पल सीधा आके इसके लगी थी। निकल जा यहाँ से, काश तू पैदा ही ना होती। पता नहीं किन लोफरों लोगों के साथ घूमती है। इसकी माँ सर पकड़ कर बैठ गई थी। देखो अम्मा, गुस्सा छोड़ और ये पैसे लेके कुछ अच्छा बना, बहुत भूख लगी है। इसने वो पैसे आगे बढ़ा कर देने चाहे। देख अम्मा, मैं चोरी को शौक से नहीं करती, मजबूरी में करती हूँ। ये सब काम तो जानती है, हमारे पास कोई नहीं है कमाने वाला, ना अब्बा ना भाई, फिर एक तू और एक मैं, क्या करेंगे? और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ जो कोई मुझे नौकरी देगा। इसके माँ के पास बैठकर दुख से कहा। देख जाफा, मैं कोई काम देख रही हूँ ना मैं कोई काम देख रही हूँ ना, मिल जाएगा। पर इस तरह तो चोरी करती रहेगी तो क्या
हम अमीर बन जाएंगे। याद रख, एक दिन चोर का भी आता है सज़ा का। अम्मा बोलकर अंदर चले गई। एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जिसमें वो सिर्फ 2 लोग रहते थे, माँ बेटी। इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है क्या जो खाने को कुछ नहीं है? एक दिन भूखा सोना पड़ता है। ये भी थोड़ी थोड़ी बहुत चोरी करके आती हूँ ना, इससे घर चलता है हमारा। और तू रोज़ किसी ना किसी घर जाती है काम मांगने, और क्या मिलता है? जवाब, इनके पास पहले ही बहुत मुलाजिम है और कोई और किसी की ज़रूरत नहीं है। राफा गुस्से में बोलकर घर से निकल गई। यार, ये एक राफे और अनल, मतलब काफ़ी अजीब नाम है। मैंने पहली दफ़ा सुने हैं ये नाम। अब आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों ने सुने हैं या नहीं। और अभी मैंने पिछले लास्ट नावल रीड आउट किया है, उसमें भी ऐसे था, बारिश, और वो था ब्यूटी इन द डार्कनेस, वो वाला था, वुल्फ वाला, और भेड़ियों वाला, सॉरी भेड़िया वही होते हैं, और वेम्पायर्स वाला था वो नॉवल। तो उसमें भी ऐसे था, जो हीरोइन थी उसका नाम था असल। और मतलब मैं पूरे नावल में ढूंढती रही हूँ कि ये रियल नाम है हीरोइन का। खैर, रियल ही था। राफे 20 साल की खूबसूरत नैन नक्श वाली लड़की थी। बाल कमर से ऊपर थे, कद में वो लंबी थी जिसे वो अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। हनान, पाकिस्तान की टिकट बुक करवाओ, हम कल जा रहे हैं। वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। पाकिस्तान? मैंने गलत तो नहीं सुना? हनान ने हैरत से कहा, फिर इसकी सुर्ख आंखों में देखा और चुप हो गया। ये नाम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब जहर लगता है। वो लोग भी पाकिस्तान जा रहे हैं कल, हनान कहकर निकल गया रूम से। अनिल हयात, बहुत रह लिया सुकून से, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं करूँगा। वो गमगीन बारी आवाज़ में बोला। इसके हाथ में फ़ोन था जिस पर अनिल की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, और इसकी लाल होती आंखें इस पर। बाबा, हम पाकिस्तान कब जाएंगे? ये दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। अनिल सर हम का सर इनके सीने पर था। वो लाड में कह रही थी, मेरा बच्चा उदास रहता है, इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि अब हम पाकिस्तान में रहेंगे। मैंने अपना सारा बिजनेस वहीं सेटल कर लिया है। क्या सच में बाबा? आपने कब किया ये सब और हमें बताया नहीं क्यों? अनल खुशी से चिल्ला उठी थी। मेरी जान यहाँ बहुत उदास थी, इसीलिए बाबा ने सोचा अपनी जान की खुशी के लिए हम पाकिस्तान जाएंगे। जहाँ मेरा बच्चा खुश खुश वहाँ बाबा खुश। हयात साहब ने प्यार से इसे वापस अपने साथ लगाते हुए कहा, ये पहला बंदा मैंने देखा है, बल्कि ये नॉवेल्स में ही होता है कि अपने पाकिस्तान बिजनेस सेटल कर लेते हैं। और पाकिस्तान की आवाम को बस एक मौका मिलना चाहिए। पता नहीं इस साल कितने लोग गए हैं आउट ऑफ कंट्री, मतलब पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जो अमीर है वो और ही ज़्यादा अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और ही ज़्यादा गरीब हो रहा है। यही सीन चल रहा है, और कोई इंसाफ के तकाजे नहीं है। बाहर लोगों के इंसाफ देखे हैं आप लोगों ने कि कितने मतलब इंसाफ रखते हैं वो, हालांकि नॉन मुस्लिम्स हैं फिर भी इंसाफ है उनके। और यहाँ देख लो, यहाँ पैसा चलता है, अदालतों को ख़रीदा जाता है। खैर, बैक टू आवर नावल। अच्छा बाबा, हमें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मज़ा नहीं आता, और हम यहाँ अपने कल्चर के कपड़े पहनते हैं, इस पर भी हंसते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता। हमें पाकिस्तान में दोस्त बनानी चाहिए अब। अनल मासूम बच्चों की तरह बोल रही थी। इसके फूले हुए गाल इसे और भी ज़्यादा प्यारे बना रहे थे। हयात साहब ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी थी। वेलकम टू पाकिस्तान प्रिंसेस अनल हयात। हमदानी साहब ने अनिल को प्यार से गले लगाते हुए कहा, बड़े पापा, हमने आपको बहुत मिस किया। यू नो वट, हम यहाँ आपके लिए ही आए हैं। अनिल खुशी से अपने आने का इन्हें बता रही थी। हम जानते हैं हमारा बच्चा सिर्फ अपने बड़े पापा के लिए आए हैं। अब घर चलें। और बीजान, आप कैसी हैं? सब लोग एयरपोर्ट पर थे, अब घर के लिए निकल रहे थे। हमदानी साहब हयात साहब के बड़े भाई थे। बिराज भाई नहीं आए हमें लेने? अनन ने नाराज़गी से कहा। इनकी आप घर चलकर खबर लेना, हम भी साथ हैं आपके। ओके? बड़े पापा ने इसकी नाराज़गी ख़त्म करनी चाहिए। वेलकम टू पाकिस्तान डीए। इसके पार्टनर इसे लेने आए थे। वो एक नज़र हनान को घूरता हुआ आगे बढ़ गया था। तुम लोग क्यों आए हो? किसने बता दिया डीए पाकिस्तान आ रहा है? हनान ने गुस्से में कहा था। मैं ये नाम लेना नहीं चाहती, तो इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं। हम इसका नाम अली रख देते हैं। ओके? डीए पाकिस्तान आए और किसी को पता भी ना चले, ऐसा हो सकता है? जफ़र तंजिया बोला। घर चलकर बिरयानी खानी है क्या? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना डीए तेरी बिरयानी बना देगा। अली तंज करता हुआ आगे बढ़ गया। हे रुक, हे
रुक, व्हाट द हेल, हे रुक, व्हाट द हेल। अली फ़ोन पर नंबर मिलाकर आगे जा रहा था कि किसी ने इसके हाथ से फ़ोन छीना और आगे बढ़ गया। हनान भी चलता हुआ इसके पीछे भागा। चलो कोई बात नहीं, दे लेते हैं ये नाम भी, बट मुझे जहर लगता है। एक टाइम तो मुझे बहुत पसंद था ये नाम, बट अब मुझे जहर लगता है। इसकी बैग से लग रहा था वो कोई लड़की है, लेकिन कपड़े इसने लड़कों वाले पहने हुए थे, सर पर हुडी थी। पाकिस्तान आते ही ये वेलकम हुआ है मेरा, इस चोर को तो नहीं छोड़ूंगा, बदनाम कर रखा है मुल्क को। हनान गुस्से से सुर्ख होता इसकी तरफ भागा। दोनों ही आगे पीछे थे। वो एक गली में चली गई, हनान भी इसके पीछे ही भागा था। हनान इसके करीब पहुंचकर एक सेकंड में इसके बाजू पकड़कर अपने सामने किया। आह! वो चीखती हुई सीधा इसके चौड़े सीने से लगी थी। कमीने चोर, मेरा फ़ोन ही मिला तुझे, एक तो पहले से थका हुआ हूँ, ऊपर से तुमने भगा कर थका दिया। हनान इसके हाथ से अपना फ़ोन लेते हुए कहा। फिर इसके चेहरे पर नज़र गई तो वो एक पल के लिए देखता साकित रह गया। वो तो लड़की थी, इसका सुर्ख चेहरा, वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कमीने किसको बोला है, अपन तेरा मुंह तोड़ देगा, कमीना होगा तू, तेरा पूरा ख़ानदान तेरी। हेलो मिस चोरनी, मेरे ख़ानदान को क्यों गालियाँ दे रही हो, और शर्म नहीं आती, औरत होकर चोरी करती हो। हनान को तो इसकी बात सुनकर ही दिमाग घूम गया था। इसके मुंह से गालियाँ अपने और अपने ख़ानदान वालों के लिए सुनकर इसे बीच में बोला। गुस्से से इसके दोनों बाजू पकड़कर दीवार के साथ पिन किया। राफा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसने गलत आदमी पर हाथ साफ किया है। वो लंबा चौड़ा इसके सामने खड़ा सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। इसके मर्दाना हाथ इसके बाजू पर सख्त गिरफ्त मजबूत बनाए हुए थे, पर वो भी राफा थी, किसी से ना डरने वाली। डर तो इसे लगा पर खुद को संभालती इसके सामने खड़ी थी। औरत किसको बोला रे, और अपन चोर ज़रूर है, पर मैं सिर्फ पैसे चोरी करती हूँ, ये फ़ोन अपन चोरी नहीं करती। वो तेरे को साइड पर करना था ना, जो तू अपनी महबूबा से चिपका हुआ था ना। सामने एक बूढ़ी औरत गाड़ी चला कर आ रही थी, और अगर तू उड़ जाता तो बेचारी इस औरत को जेल जाना पड़ता, जिसने कल ही गाड़ी चलानी सीखी है। एक तो इन अंग्रेज़ों ने अपना बोझ यहाँ भेज दिया है। राफा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे साइड पर करना होता तो आवाज़ देती, या फिर मेरा हाथ पकड़कर पीछे करती। फ़ोन क्यों छीना? हनान ने अपनी सुर्ख आंखों से घूरा था। अपन को ये सज़ा अच्छी लगी तो अपन ने दे दी, अब छोड़ो मेरे को। राफा ने गुस्से में कहा और अपना बाजू छुड़वाया। तुम वाकई एक चोर हो। हनान को यकीन नहीं आया। नहीं, अपन प्राइम मिनिस्टर है, बोल क्या करेगा पागल कमीना। राफा गुस्से में बोलकर आगे बढ़ गई थी। हनान हैरान से इस लड़की को देख रहा था। क्या थी ये लड़की, इतनी बदतमीज़, और बात करने की तमीज़ तक नहीं थी इसमें। और वो खड़ा इसे सोच रहा था। जब इसका फ़ोन बजा तो वो होश में आता गहरी सांस ले के लिए आगे बढ़ गया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर जेल से सेट किए बाल, शहद रंग आंखें, सफ़ेद रंगत। वो खूबसूरत नौजवान मर्द इसके सामने खड़ा इसे मना रहा था। अच्छा ना, अब सॉरी बोल रहे हैं ना हम, वो मासूमियत से बोला। हमें नहीं करनी आपसे बात, आप हमसे मिलने लंदन भी नहीं आए और आज एयरपोर्ट पर भी नहीं आए लेने। हम नाराज़ हैं। अनन नाराज़गी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। अच्छा, फिर इसकी क्या सज़ा मिलेगी? बेराज शिराजी को बता दीजिए। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे और पाकिस्तान घुमाएंगे। ओके, फिर माफ़ी मिलेगी। अनल ने सोचकर कहा। ओके, ये वीक मेरी प्रिंसेस अनल हयात के नाम। अब खुश? बेराज इसकी नाराज़गी ख़त्म करते हुए कहा, और वो खुशी से इस बात में सर हिलाया। एक ज़रूरी कॉल है, उठाऊं? ओके। बिराज अनल से पूछता हुआ साइड पर आ गया था। हाँ शान, मैं 1 वीक बाद आऊँगा। चाचू वगैरह आए हैं, तो ये वीक अनल को देना है, इसीलिए तुम इंटरव्यू ले लो, मुझे तुम पर यकीन है। बिराज फ़ोन पर शान को समझाते हुए कहा। बिराज भाई, आप कहे ना बाबा से, आप सब सिर्फ ऑफिस की बातें करते हैं। अब ये 1 वीक कोई काम की बात नहीं होगी। ओके, अनल नाराज़गी से सबको समझाते हुए कहा था। ओके मैडम, अब कोई ऑफिस की बात नहीं करेगा। चलो, खाना लग गया है, खाना लग गया होगा। वैसे अनल, क्या आपको अभी तक खाना खुद खाना नहीं आता? बिराज इसे बीजान के हाथों से खाना खाते हुए देखकर पूछ रहा था। नहीं होता हमसे, और बीजान है ना हमें खिलाने के लिए। अनल लाड से बीजान के गले लगाकर कहा। सब इसकी बात पर हंस दिए। उफ, वो लड़की क्यों मेरे ख्यालों में आ रही है? क्या वो चोर है? हनान कल से जाफा को सोच रहा था। इसे वो पहली नज़र में पसंद आई थी, पर वो चोर थी या कुछ और, इसे इसके बारे में सोच रहा था। हनान, सर डीए बुला रहे हैं।
गार्ड डीए का हुक्म देकर चला गया था। शिट, मैं इस लड़की के चक्कर में डीए के पास जाना भूल गया। अब तो नहीं बचेगा हनान सुल्तान। हनान खुद से बड़बड़ाया था। यस डीए, तुम। हनान के मुंह पर पंच पड़ते ही इसकी बात मुंह में ही रुक गई थी। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बोलो, जानते हो हम पाकिस्तान किस लिए आए थे और तुम ये सारा काम छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो? वो गुस्से से दौड़ा। हनान एक नज़र अफसोस डालता अपने होंठों से खून साफ करने लगा। कल पार्टी है फरहान चौधरी के बेटे अफनान चौधरी के बिजनेस में कामयाबी की, और वहाँ सब होंगे, और सबसे मतलब तो तुम समझ गए होंगे। हनान लैपटॉप पर इम्प्लाई चेक करता हुआ इसे बताने लगा था। हनान, कल की तैयारी कर लो। वो एक नज़र हान कल की तैयारी कर लो। वो एक नज़र इसे देखकर रूम से निकल गया। हनान ने अपनी रुकी सांस ली थी। एक तो ये मुंह से कम हाथों से ज़्यादा बात करता है, कमीना कहीं का। हनान ने गुस्से से कहा, दादो दादो, मुझे जॉब मिल गई। वो खुशी से दादा के गले लगी थी। किस कंपनी की किस्मत ख़राब है? दादा ने शरारत से कहा। बस दादो, यार ये दादा लिखा हुआ है या दादो? बस दादो, आप इनकी कंपनी के लिए दुआ कर सकते हैं, इसने भी शरारत से कहा। दाफ़ी बेटा, जॉब करना ज़रूरी तो नहीं ना? हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा घर चल रहा है, फिर क्या ज़रूरत है जॉब की? दादा ने समझाते हुए कहा। उफ़ मेरे प्यारे दादू, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ ना, और घर में बैठकर बोर ही होती रहूँगी। अब वो क्या बताती कि किस लिए जॉब करी है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बच्चा रोज़ रोज़ बाहर के धक्के खाए। दादा ने दुख से कहा था। प्लीज़ दादो, कुछ नहीं होता। आपकी दाफिया शहबाज कमज़ोर नहीं है, दाफिया ने फ़ख्र से कहा था। चले, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। माशाल्लाह, हमारी बेटी को तो बहुत प्यारी हो गई है, फरहान साहब ने प्यार से कहा था। फरहान अंकल, हम बचपन से प्यारे थे, अनिल ने शरारत से कहा। फरहान, अपने शहजादे को तो बुलाओ जिसके लिए पार्टी दी है। वो कहाँ है? हयात साहब ने कहा। किसने मुझे याद किया? वो नौजवान खूबसूरत मर्द इनके सामने आते हुए कहा। हा हा, लो याद किया, अफनान चौधरी हाजिर। फरहान साहब ने बेटे को देख कर कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? और ये हसीन लेडी अनिल हयात है। रयान रयान हयात साहब से मिलते, यार ये रयान है या फरहान है, से मिलते हुए अनिल को देखकर कहा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारी प्यारी परी है, फरहान साहब ने कहा। कैसी हो खूबसूरत लेडी, लगता है कम बात करती हैं आप। अफनान अफनान अनिल को गहरी नज़रों से देखकर कहा था। हम ठीक हैं, आपको मुबारक आपकी पार्टी की, और हम बहुत बातें करते हैं, बस पहले अगला बोलता है फिर हम शुरू हो जाते हैं। अनिल ने मुस्कुरा कर कहा। 1 मिनट में आता हूँ, आप पार्टी इंजॉय करें। अफनान सामने से आता देखकर अनिल को बोलकर आगे बढ़ गया था। यहाँ तुम्हारे मामा की शादी हो रही है, जो इतना तैयार होकर आई हो? सदफ इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर जलकर बोली थी। नहीं ना, हमारे हमारे तो मामा ही नहीं है, इसीलिए दूसरी शादी की तैयारी होके जाते हैं। अनिल पहले उदासी फिर खुशी में बोली। आर यू क्रेजी लुक इट, यहाँ पार्टी हो रही है, शादी नहीं। सदर नागवारी से बोली। अच्छा, पर यहाँ देख के लगता है जैसे शादी में इनवाइट हो, पर बाबा ने कहा था जैसा दिल करे वैसे तैयार होकर चलो। अनन ने मुस्कुराते हुए कहा, मासूमियत से कहा। ये तो नहीं कहा ना कि खुद दुल्हन बनकर जाओ। सदफ इसका मजाक उड़ाती हुई हंसी। अनल को इसकी हंसी जहर लगी थी, इसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो वहाँ से उठकर एक कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। इसकी आंखों से एक आंसू गिरा, इसने जल्दी से साफ कर लिया। आज तक किसी ने इससे इस तरह बात नहीं की थी। हम क्यों रोए चुड़ैल की बातों से? बाबा ने भी नहीं बताया था कि यहाँ पर मनहूस पार्टी है। या अल्लाह, ऐसी जगहों पे आग लग जाए, जहाँ पर भी पार्टी हो वहाँ सब जगह पर आग लगवा दें आप। काश यहाँ भी आग लग जाए, आमीन। अनिल अपना अपना रोना भूल कर अब हाथ उठाकर बदुआ दे रही थी। इसका दिल बहुत दुखा था। या अल्लाह, हम अच्छे हैं ना? अब हमारी दुआ कबूल करें और वो सदफ किसी गटर में गिर जाए, आमीन। इसने दुआ मांगकर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लिए। वो हमेशा से ऐसा करती थी, अपने हर बात हर दुख अल्लाह से करती थी। वो अल्लाह से बातें करके अपना दिल का बोझ हल्का करती थी। वो सामने बैठा कब से इसकी बातें सुन रहा था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर सामने बैठे शख्स को शायद ही दीवाना कर पाती। वो इस शख्स को इसकी खूबसूरती, इसकी मासूमियत इसे और भी गुस्सा दिला रही थी, जो दुनिया जहाँ से बेखबर अपने खूबसूरती से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती थी। यहाँ आग लगवा दो, कान में लगे ब्लूटूथ में किसी को बोला। करीब से किसी मर्द की रौबदार आवाज़ आई। अनल ने जल्दी से सर उठा के सामने देखा। ये तो वही आंखें थी। अनल सुन्न होकर इसे देख रही थी। वो अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था, जो
बिना पलक झपकाए इसे देख रही थी। इसका दिल बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। सामने बैठा वो हसीन मर्द इसे अपना दीवाना ना बना रहा था। इसकी सुर्ख खाली आंखों में वो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। वो इसे देखने से चिढ़ गया था और उठकर आगे बढ़ गया। इसके उठने पर वो होश में आते इसके पीछे भागी। वो तेजी से इसके सामने आ खड़ी हुई और वो इसकी तेजी से आगे आने से रुक गया, वरना दोनों की टक्कर हो जाती। आप कौन है मिस्टर, कहाँ से आए? अनल इसकी आंखों में देखकर कहा। आज भी इसके चेहरे पर मांस था। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो बिला वजह हर जगह कहके लगाती हैं। वो इसे देखकर गुस्से में बोला, जो थोड़ी देर पहले जोर से कहका लगा रही थी। हमें भी जहर लगते हैं वो मर्द जो हर जगह खड़ूस बनते फिरते हैं। वो भी इसकी आंखों में देखकर बोली थी। वो गुस्से से आगे बढ़कर इसका चश्मा उतार के ले गया। अनल का तो सदमे से मुंह ही खुल गया था। होश में आते ही वो इसके पीछे भागी। रुको मिस्टर खड़ूस, हमारा चश्मा तो वापस करे, हमें कुछ नहीं दिख रहा। या अल्लाह! अनल चिल्लाती हुई भाग रही थी। वो आगे जा रही थी, गार्ड ने इसका रास्ता रोक दिया। मैडम, आप आगे नहीं जा सकती। गार्ड रास्ता रोके हुए बोला। क्यों नहीं जा सकते हम? और वो हमारा चश्मा लेकर गए हैं। अनल गार्ड को इसकी शिकायत लगाते हुए बोली। सॉरी मैम, पर आप आगे नहीं जा सकते। गार्ड इस बार सख्ती से बोला था। क्यों, ये तुम्हारा रोड है? तुमने बनाया है? अनल इसको घूरते हुए बोली। जी बिल्कुल, ये मेरा रोड है। अब आप जाए यहाँ से। गार्ड मज़े से बोला। अनल का तो सदमे से मुंह खुल गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ी करके गार्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। अगर इतने अमीर हो तो गार्ड क्यों बने? अनल हैरानगी से पूछा। शौक था, पूरा कर रहा हूँ। आपको कोई मसला? आपको कोई मसला? कैसी बदतमीज लड़की है। गार्ड, आपको कोई मसला है? गार्ड भी कहाँ पीछे रहता, हर सवाल का जवाब दे रहा था। यहाँ ये शौक हैं, और अगर गार्ड हो तो हम जैसे लोगों की बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अब हटो। अनिल को अब गुस्सा आ गया था। नहीं हटूंगा, आप मेरे सर को तंग करेंगी। गार्ड ने घूरते हुए कहा। या अल्लाह, ये कैसा मनहूस गार्ड है, मुंह पे बोल रहा है मुझसे। अनिल मुंह खोले हैरत से बोली थी। आप मुझे मनहूस नहीं कह सकती। हाँ, हैंडसम ज़रूर बोल सकते हैं। गार्ड शरारत से बोला। या अल्लाह, कैसा मुंह फट गार्ड है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। रुको, अभी बुलाती हूँ अपने गार्ड को, यहीं रुकना। वो इसको घूरती हुई बोल के जा चुकी थी। पीछे वो गार्ड कहका लगाते हुए वहां से चला गया था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दाफिया शहबाज, आपकी सिक्योरिटी। दाफिया ने मुस्कुरा कर कहा। ब्लैक जीन्स, रेड शॉर्ट शर्ट, गले में स्टॉलर्स या बाल पोनी टेल। बिराज एक पल को इसे देखता रह गया, पर जल्दी ही खुद को संजीदा कर लिया। वालेकुम सलाम, तुम्हें सारा काम शाह ने समझा दिया होगा। बिराज की बात पर आया था। बिराज काम की बात पर आया था। जी सर, और आज आपकी एक मीटिंग है। मैंने सारी सेक्रेटरी है वो, सॉरी, मैंने सिक्योरिटी पढ़ लिया। मैंने सारी तैयारी कर ली है। दाफिया ने जल्दी से अपनी बात कह दी। जी सर। वो शान सर ने बोला आपको इसी नाम से बुलाऊं? बी सर। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। दाफिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इट्स ओके, शान को भेजो और ये फाइल लेकर जाओ। बिराज ने मुस्कुरा कर कर ओके झुके सर को देखा, जो इतनी सी बात पर नज़रें झुका गई थी। इसकी अदा बिराज को बहुत अच्छी लगी थी। उफ, बच गई। देखने में कितने गुस्से संजीदा लगते हैं। शुक्र बात नरमी से की, वरना मुझे तो लग रहा था बहुत ही कोई खड़ूस सर होंगे। दाफिया खुद से बड़बड़ा आई थी। शान सर, आपको भी सर बुला रहे हैं। सुनो, गुस्सा वगैरह तो नहीं किया ना? जैसा समझाया था वैसे ही बात किया ना? शान ने जल्दी से पूछा। उफ सर, टेंशन ना लें, सब अच्छा हुआ। और बी सर तो इतने भी बुरे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। दानिया खुशी से बताने लगी। ओके गुड, बेस्ट ऑफ लक, शान बोलता आगे बढ़ गया। यस पार्टनर। शान, रमशा कहाँ है? 10 मिनट बाद मीटिंग है और इस मैडम का कुछ पता नहीं है। बिराज ने गुस्से में कहा। बिराज, शान, रमशा तीनों बेस्ट पार्टनरशिप थे। उन्होंने मिलकर एक साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। क्या? और तो अब बता रहा है। मैं कॉल करता हूँ उसे। शान बोलता हुआ बाहर निकल गया था। बाबा, हम घर चले जाएं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा हमें। अनल ने अपने बाबा के पास आकर कहा। क्या हुआ? मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मेरी जान, तबीयत तो ठीक है आपकी क्लासेस कहाँ हैं? हया साहब ने फिक्रमंदी से कहा। पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने मेरे चश्मे ले लिए। हमें भूख लगी है। अनिल ने मुंह बनाया था। हा हा हा, अच्छा मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो मैं अपनी जान को खुद खिलाता हूँ। हया साहब हंसते हुए इसे साथ लेकर बढ़े थे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हैव अटेंशन प्लीज़, आई हैव अनाउंसमेंट।
जैसा कि आप सब को पता है, आज मेरी कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी रखी गई है, तो मैं आप सबको एक बहुत ही ख़ास शख्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जिसके साथ मिलकर मैं बिज़नेस स्टार्ट किया है और आज यहाँ आप सबके सामने एक कामयाब बिजनेसमैन खड़ा हूँ। और वो शख्स एक बिज़नेस टाइकून है, जिसे कौन नहीं जानता होगा। तो चले, मैं आपका इंतज़ार ख़त्म करवाता हूँ और जल्दी से अपने बिज़नेस पार्टनर को बुलाता हूँ। वेलकम टू द बिज़नेस टाइकून दारियान हैदर खान। अफनान मुस्कुराता मुस्कुराता अपने पार्टनर को वेलकम करने लगा और सबने स्टेज की तरफ तवज्जो किया, जहां वो अपनी पूरी शान से चलता हुआ आ रहा था। सियाह सियाह 4 पीस ड्रेस में मलबूस लंबा चौड़ा शिफाफ सफ़ेद रंगत, सियाह घने बाल माथे पर जेल से सेट किए, हल्की दाढ़ी, घनी मूछें, अनाबिला पेवस्त किए, मगरूर नाक, नीली आंखें जो सुर्ख थी, इसमें एक जुनून था अपनी कामयाबी हासिल करने का, और वो अपनी मगरूर चाल चलता हुआ स्टेज पर आया था। कितने इसमें लोग हैं शामिल, काफ़ी सारे हैं। फरहान, ये सब क्या है? हयात साहब फरहान के करीब आते हुए कहा था, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। कुछ सालों से हम इसका नाम सुनते आए हैं, तो आज कैसा शक? फरहान साहब पहले घबरा गए थे, फिर बात संभालते हुए कहा, सुनते तो आए हैं, पर इसकी आंखें, इसका चेहरा बहुत कुछ याद दिलाता है। फरहान, हयात साहब ने माजी की बात याद करते हुए दुख से कहा था, डैड अंकल, इसे मिले, ये दारियार हैदर खान है। हैदर खान मेरा बिजनेस पार्टनर, नाम कितना अच्छा है। दारियान दारियान अफनान दारियान को इनसे मिलवाने मिलवाने ले आया। अस्सलाम वालेकुम हयात साहब, काफ़ी सुना है आपके बारे में। दारियान अपनी खूबसूरत गंभीर आवाज़ में बोला। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा, आप जैसे बिजनेस टाइकून को कौन नहीं जानता। आप न्यू जनरेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हयात साहब काफ़ी खुश हुए दारियान से। बाबा, हम बोर हो रहे हैं, अनल ने इनके पास आते फिर से कहा, इसे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। अनल, हयात यहाँ अफनान चौधरी की पार्टी में बोर हो, ऐसा नहीं हो सकता, चले आए, अफनान ने शरारत से कहा था। ये कौन है? अनल रयान की आवाज़ सुनकर मुड़ी तो सामने इस खूबसूरत शख्स को देख कर पूछा, जो इसे ही देख रहा था। ये मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर दारियान हैदर खान, और ये मेरी प्यारी सी दोस्त अनल हयात, अंकल अंकल हयात की बेटी। रयान मुस्कुराता हुआ तारुफ करवाने लगा, मिलकर खुशी हुई। अनल मुस्कुराते अपना हाथ आगे बढ़ाया, मीटू। दारियान ने नीली आंखों से पहले इसके छोटे सफ़ेद गुलाबी हाथ को देखा, फिर इसे, जो सफ़ेद घेरेदार गाउन में थी। इसके सियाह लंबे बाल कर्ल किए हुए थे, जो आगे पीछे स्टाइल से रखे हुए थे। सेट लाइट सा मेकअप में सियाह घनी पलकें, बड़ी बड़ी काली आंखें, वो बहुत खूबसूरत दिलकश लग रही थी। वो अपना हाथ इसके छोटे से हाथ से मिलाया, इसे इसका मासूम हाथ इसके चौड़े हाथ में छुप इसके चौड़े हाथ में छुप गया था। अनल इस खूबसूरत मर्द को बी देखते ही इसके दिल ने बीट मिस की थी, और इसका लम्स इसका दिल धड़का गया था। चलो आओ डांस करते हैं। अफनान की आवाज़ पर वो होश में, मम्मा, मैं आपके साथ डांस करूं? मतलब आप हमारे साथ डांस करेंगे? अनल से घबराहट में बोला ही नहीं गया। पता नहीं क्यों इसका दिल इसके साथ डांस करने को नहीं किया। ओके दारियान, मेरी दोस्त का दिल मत तोड़ना, फिर मेरे साथ। अफनान को इसका इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा था। वो इसे लेकर स्टेज पर आया, जहां और भी कुछ कपल डांस कर रहे थे। इसने इसका एक हाथ अपने हाथ में लिया, दूसरा अपने कंधे पर रखा, और अपना एक हाथ इसकी कमर पर, दूसरा इसके हाथ में, और इसी दौरान दोनों दोनों के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से धड़का था। दारियान ने इसे थोड़ा करीब किया। अनल का दिल उछलकर हरकत में आया, इसके हाथ नम हो रहे थे। वो पहली बार किसी मर्द के इतने करीब खड़ी थी। इसकी धड़कनें मजीद तेज हुई जब लाइट बंद हो गई पूरे ग्राउंड की, और सिर्फ इनके स्टेज की जानिब महम से रोशनी हुई। डीजे ने म्यूजिक ऑन किया था। आई फाउंड अ लव डार्लिंग, जस्ट डिवाइन एंड फॉलो माई लीड। वो इसकी कमर पर हाथ रखे अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेने लगा था। आई फाउंड अ गर्ल ब्यूटीफुल एंड स्वीट, आई नेवर न्यू यू वर द समवन वेटिंग फॉर मी। आप क्या करते हैं? अनल को एक अजीब सी खुशी हो रही थी इसके साथ डांस करते हुए। इसका दिल धक धक कर रहा था। कॉज वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फॉल इन लव, नॉट नोइंग व्हाट इट वाज। आई विल नॉट गिवन यू अप दिस टाइम। लगता है आपकी यादाश्त कमज़ोर है डियर, अभी आपको सामने मेरा तारुफ हुआ। आई एम बिजनेस मैन। दारियान ने इसकी दिलकश मासूम शक्ल को दिलचस्पी से देखा हुआ स्टेप ले रहा था। अनल अपने सवाल पर शर्मिंदा हुई।
ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। हमें लगता है शायद हमने आपको देखा है पर याद नहीं आ रहा। अनंत को वो दुनिया का खूबसूरत मर्द लग रहा था। लंबा चौड़ा, इसकी नीली सुर्ख आंखों में कुछ था जो इसकी धड़कनें तेज करने लगा था। वो इसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। इसने इसे गोल घुमाकर फिर से करीब किया। अनंत ने नजरें झुका दी। एक पल को इसे लगा इसने कहीं देखा है इसे। फिर इसके करीब होते इसकी खुशबू इसकी नथनों से टकराई तो वो जैसे इसके शहर में खो गई थी। हो सकता है पर मैंने आपको पहली बार देखा है, वो अपने गंभीर आवाज में बोला। गाना चल रहा है। इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की। इसके होंठों पर एक पल को मुस्कुराहट आई। इसकी सरगोशी में अनल की दिल की बीट मिस हुई। मुस्कुराती हुई इसकी आंखों में देखकर इस बात में सर हिलाया। अनल अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। इसका दिल खुद कर रहा था इसे दोबारा मिलने का। वो इसे लेकर नीचे उतरा था। ये क्या बोला है इन्होंने? यू लुक ब्यूटीफुल लेडी, आई वॉन्ट टू मीट अगेन। ओके, ठीक है, मिल लूँगी तुमसे। जाओ अभी शक्ल घूम कर हो अपनी। मुझे देर हो रही है, अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वो इसे कहता एक नज़र अनल पर डालता आगे बढ़ गया था। इसका इसका हर वक्त कीमती था जिसे वो वेस्ट करना पसंद नहीं करता था। बाबा हम भी चले, हम थक गए हैं। अच्छा आप अपना बैग लेके आए अंदर से, हम यहीं आपका इंतज़ार करें। हयात साहब इसके थके हुए चेहरे को देख कर कहा था। ओके हम आते हैं अभी। अनल अंदर की तरफ चले गए थे। हयात कुछ सोचा है अनल के बारे में? फरहान साहब अनल के जाते ही अपनी बात कही थी। क्या मतलब, क्या सोचना चाहिए? हयात साहब ने ना समझी से कहा। हा 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 हयात तुम भी ना, मैं अनल बेटी की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। फरहान साहब हंस पड़े इनकी ना समझी पर। हा 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी वो बहुत छोटी है, इसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है यार। कभी कभी मैं खुद अपनी बेटी की मासूमियत से डर जाता हूँ। ये दुनिया ऐसी नहीं जहाँ इसके ऐसे मासूम ऐसे मासूमियत को इसकी मासूमियत को समझा जाए यार। हयात साहब अनिल की मासूमियत को सोचते ही डर जाते थे दुनिया से। वो जानते थे वो कब तक इसे अपने सीने में छुपा कर रखेंगे। मैं जानता हूँ यार, वो तुम्हारी ज़िंदगी है और मुझे भी बहुत प्यारी है, इसलिए आराम से सोच कर जवाब देना। फरहान साहब अफनान की आंखों की चमक समझ गए थे। अंदर आग लग गई है, सब लोग बाहर निकल जाओ। आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, गार्ड चिल्लाते हुए कह रहे थे और सबको बाहर निकाल रहा था जो लोग अंदर थे। बाकी कुछ बाहर लॉन में थे। अनल, फरहान, अनल अंदर आया। अनल हयात साहब को अनल का ख्याल आया। वो तेज़ी से अंदर भागे। फरहान साहब भी इनकी बात सुनकर परेशानी से इनके पीछे गए। अफनान इन दोनों को अंदर जाता देख कर पीछे गया। बस यहीं रोक दे। दा दाफिया रिक्शे से निकलकर बैग से पैसे निकालने लगी। क्या आपके पास खुले हैं? मेरे पास फ़िलहाल यही हैं 1000 रुपये। खुले नहीं? नहीं मैडम मेरे पास खुले नहीं हैं, आप देखें शायद हों। दाफिया 1000 रुपये देखकर फिर से बैग खोला कि किसी ने इसके हाथ से पैसे छीन कर आगे भाग गया। या अल्लाह मेरे पैसे रुक चोर, वरना मेरे हाथ से नहीं बचोगे। दाफिया सदमे से भागते इस चोर को भागती हुई देख रही थी। फिर अचानक रिक्शे वाले को देखा और कुछ सोचते हुए इस चोर के पीछे भागी। वो जानती थी वो इस चोर को नहीं पकड़ पाएगी और इसके पास और पैसे नहीं थे। रिक्शे वाले को क्या देती, दिल में इस चोर को बहुत गालियों से नवाजती हुई बहुत आगे निकल आई इस रिक्शे वाले से। या अल्लाह अब वापस कैसे जाऊँ? नई जॉब है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या सोचेंगे? देर से आई है वो चुड़ैल। मिस रमशा को तो मौका चाहिए मुझे निकालने के लिए और इस चोर को कीड़े पड़े हैं। दाफिया खुद पर अफसोस करने लगी। इसकी जॉब का कुछ वीक हुए थे और इसमें इसे रिमशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा बिराज के आगे पीछे घूमती फिरती थी। दाफिया ने नोट किया था वो बिराज को पसंद करती है और वो इसी किसी लड़की को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन वो तो इसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। दाफिया को इतने दिनों में बिराज के साथ काम करते हुए अच्छा लग रहा था। शायद इसे बिराज पसंद था। वो अपनी सोचों को झटक कर आगे बढ़ी और थोड़ी ही चली थी कि इसके सामने ब्लैक कार रुकी। दाफिया भी रुक गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बिराज गाड़ी से निकलता हुआ इसके सामने आया। इसके सामने देखकर दाफिया को खुद से बड़बड़ाती पैदल जा रही थी। दाफिया ने हैरत से इसे देखा। इसका सामने आना, संजीदगी से पूछना, इसका दिल धड़का गया था। वो स्याह सूट में शहद रंग, आंखों पर ग्लासेस लगाए बहुत हैंडसम लग रहा था। मम्मा मैं यहाँ से ऑफिस जा रही थी पर मेरे पैसे चोरी हो गए और कोई गाड़ी नहीं ले सकती थी। दाफिया शर्मिंदा हुई तो वो क्या सोचता होगा, इतनी गरीब लड़की है जो एक गाड़ी तक नहीं करवा सकती। चले आ जाए, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। आगे से ख्याल रखना चाहिए आपको, मुझे लेट वर्कर नहीं पसंद। बिराज वार्निंग देता गाड़ी में बैठ गया। दाफिया शर्मिंदा सी सर हिला गई थी। अपन कितनी बार बोले तुझे थोड़ा बड़ा हाथ मार कर, अब ये छोटे मोटे काम से कुछ नहीं बनता। देख नहीं सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है। जाफर ने समझाने सामने खड़े 17 साल लड़के से कहा जो आज फिर कम पैसे चोरी करके आया था। ओके तू भूल गई जब बड़ा हाथ मारा था, क्या हुआ था? 2 दिन जेल में रहा अपन। मुबशिर ने गुस्से से कहा। हाँ याद आया, कमीने पुलिस वाला मेरे को भी डालने वाला था। अपन सिर्फ बात करने गया था,
और इस कमीने की नीयत ही ख़राब थी। खैर अब कुछ सोचना चाहिए, कोई बड़ा हाथ साफ़ करना चाहिए, लेकिन इस बार संभल कर। ज़ाफ़िया ने सोचते हुए कहा था, मेरे लिए चोरी करोगी? इसके पीछे भारी मर्दाना आवाज़ आई। ज़ाफ़िया ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। ज़ाफ़िया ने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने वही एयरपोर्ट वाला वो लड़का खड़ा था, लंबा चौड़ा, और वो हमेशा की तरह लड़कों वाले कपड़ों में थी। अपुन तेरे लिए काम करेगी क्या सोच के तू अपुन के पास आया? ज़ाफ़िया ने तीखे तेवर लिए कहा, यही कि एक चोर को बहुत बड़ी चोरी की ज़रूरत थी। वैसे मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। पैंट की जेब में हाथ डाले सुकून से इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। तो ना अपुन को जानता नहीं, अपुन क्या चीज़ है? ज़ाफ़िया ने फ़ख्र से कहा था। चलो फिर जान लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा डॉन हूँ। हनान ने एक आंख दबाता हुआ बोला, नहीं करता अपुन, तेरा कोई काम, चल दफ़ा हो यहाँ से। इस दिन वाली बेइज्जती अपुन भूला नहीं, और हाँ, अपुन जैसी भी चोरी करती है इसमें खुश है। तेरे साथ कोई काम नहीं करना, समझे? चल अब निकल पतली गली से। ज़ाफ़िया ने चुटकी बजाते हुए कहा। हनान एक नज़र इसे देखता आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। ज़ाफ़िया इसकी हिम्मत पर दंग रह गई थी। छोड़ अपुन को, मैं तेरी जान ले लूँगी, कमीने इंसान, छोड़। ज़ाफ़िया चिल्लाती हुई कह रही थी। वो इसके अपने साथ घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। तुम लोग बचाओ अपुन को, मैं तुम लोगों की बॉस हूँ। ज़ाफ़िया ने गुस्से से घूरते हुए कहा। अपनी छोटी सी गैंग को दो छोटे लड़के और एक लड़की थी, वो भी इसकी साथ चोरी करते थे, इसी के मोहल्ले के थे। नहीं बच्चों, ऐसे कोई गलती मत करना, वरना तुम्हारी बहू शहीद हो जाएगी, हनान ने अपनी जेब से गन निकालते हुए कहा। वो सब सुनकर भाग गए। ज़ाफ़िया गुस्से से इन नमकखोरों को देखती रह गई, फिर एक नज़र हनान को देखते हुए राज़ी हुई। इसकी बात सुनने के लिए हनान मुस्कुराया। वो उसे गाड़ी में लेकर गया। यहाँ वो बात नहीं कर सकता था, हर तरफ आग लगी हुई थी। आग के दहकते शोले शोले हर एक चीज़ को अपने लपेट में ले रहे थे। सब लोग बाहर निकल गए थे, अंदर सिर्फ वो एक थी। गार्ड्स कहाँ मर गए सारे, जाकर देखो मेरी बेटी कहाँ है? हयात साहब गुस्से में चिल्ला रहे थे, मैं अंदर जाऊँगा, हम अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते। हयात साहब बेटी को बचाने के लिए मचल रहे थे। इनकी एक ही बेटी थी, इनकी ज़िंदगी, वो कैसे ना तड़पते? एक बाप अपनी बेटी को कैसे इस हाल में देख सकता है? अंकल आप खुद को संभाले, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अनल को। डैड आप अंकल को संभाले, अफनान ने इनको समझाते हुए कहा। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने हर जगह अच्छी तरह पेट्रोल डाला था। अफनान बहुत कोशिश कर रहा था अंदर जाने की, पर मुश्किल था अंदर जाना। अनल अपने बाबा का इंतज़ार में बिठा कर अंदर आई बैग लेने के लिए। जैसे ही वो रुक कर सोचने लगी, उफ़ अल्लाह, हम तो भूल गए हमने किस रूम में रखा था बैग। अनल सर पर हाथ मारकर खुद से बड़बड़ाई। इसके सामने 2 रूम थे। वो कुछ सोचते हुए एक रूम में गई। क्योंकि कौन है? वो जैसे ही रूम में आई किसी को खिड़की से भागते हुए देखकर कहा, पर वो शायद अपना काम करके भाग गया था। इसने कुछ आवाज़ों पर गर्दन मोड़ कर देखा तो वो जिसे अपनी जगह साकित रह गई थी। पूरे रूम में आग फैल गई थी। तेज़ी से वो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। अनल कराह कर पीछे हुई, क्योंकि वो खिड़की के पास खड़ी थी, और जैसे ही पर्दे को की लपेट में लिया, जलन से कराह कर पीछे हुई। पूरे रूम में धुआं फैल गया था। अनल का सांस अटकने लगा था। बचाओ बाबा, वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए मुश्किल से बोल पाई थी। बाबा बाबा, वो रोती चलाती हुए अपने बाबा को बुला रही थी, जिससे वो हमेशा अपनी हर तकलीफ़ में उन्हें ही बुलाती थी। अब इसे तकलीफ़ की वजह से इस पर गशीतारी हो रही थी। वो हिम्मत हारते हुए वहीं गिर गई थी। इसको अपना पूरा बदन जलता हुआ महसूस हुआ। बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, धुएं की वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर लहराया जब वो बाहर टेबल पर बैठी बददुआएं दे रही थी। तब किसी ने कहा था, यहाँ आग लगवा दो। वो इन्हीं सोचों में थी जब कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। इसने धुंधलाती हुई नज़रों से सामने खड़े वजूद को देखा, जो हुडी में था। इसकी आंखें फक रही थी। अनल इन आंखों को पहचान गई थी। इसकी आंखें बंद हुई। इसे झुककर इसे उठाया। इसने महसूस किया वो किसी को मजबूत बाहों में है। इसने एक नज़र इसके बेहोश वजूद पर डाली और इसे लेकर बाहर निकला। हान गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, हान गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, डीए इसे क्या हुआ है? ओके जल्दी करो। हनान डीए की बाहों में अनिल को देखता हैरत से कहा, इनके प्लान में तो ये शामिल नहीं था। पर डीए की सुर्ख लाल आंखों से खुद को घूरता पाया तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। इस बेवकूफ़ लड़की ने पूरा प्लान ख़राब कर दिया। शिट। डीए ने गहरी एक नज़र इसके बेहोश वजूद पर डालते हुए कहा, ऐसा मत कहो, वो बहुत मासूम क्यूट है। हनान ने इसकी और अपनी थोड़ी देर पहले वाली बहस याद करते हुए कहा, जब वो गार्ड बना हुआ था और वो इससे लड़ाई कर रहा था। बस बहुत हुआ फरहान, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मेरी बेटी अंदर है और कोई कुछ नहीं कर रहा बता रहा।
हयात साहब गुस्से में अंदर की तरफ बढ़े थे। सर आप अंदर नहीं जा सकते, पुलिस वाले ने इनको रोकते हुए कहा। क्या बकवास है? अंदर मेरी बेटी है, कब से आप लोगों को बकवास सुन रहा हूँ। कोई भी नहीं बता रहा मेरी बेटी कहाँ है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हयात साहब गुस्से में धाड़े थे। सर हमने हर जगह देख लिया, अंदर कोई नहीं है। हयात के गार्ड ने आकर कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी अंदर गई थी, वो कहाँ जा सकती है। हयात साहब गुस्से में पागल हो रहे थे, कोई भी इनको सही से कुछ नहीं बता रहा था। अंकल रिलैक्स, हम ढूंढ रहे हैं ना, अफनान इनके सामने आते हुए कहा था। वो खुद अनल के लिए परेशान हो गया था। सर ये कोई आपके लिए देकर गया है। गार्ड ने हयात साहब के सामने कागज़ पेश किया। अफनान ने जल्दी से लिया और खोल कर देखा। बड़े हुर्फ में लिखा था, योर डॉटर सेव्ड विद मी डीए। हयात साहब को ये जानकर सुकून हुआ, इनकी बेटी ठीक है, पर दूसरी बात पर वो परेशान हो गए थे। वो किसके साथ, कौन लेकर गया है इसे, इस बात ने उनको परेशान कर दिया था। हयात साहब घर के लिए निकल आए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इनके साथ, इनकी बेटी के साथ। बहुत डर गए थे वो अनल के लिए। अब चाचू ये क्या कह रहे हैं, अनी अनी कहाँ है? बेराज ने परेशानी से कहा। घर में सब परेशान हुए थे। हयात साहब की तबीयत खराब हो गई थी। बीजान रोकर रब से दुआ मांग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है वो लोग, क्यों मेरी बेटी को लेकर गए हैं। वो बहुत मासूम है। बिराज कुछ करो, ढूंढो इसे, कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो कभी मेरे बगैर कहीं नहीं गई। वो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। हयात साहब ने रोते हुए कहा। इनका बीपी लो हो रहा था। हयात खुद को संभालो, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को हम ढूंढ लेंगे इसे। वो जो भी है इसने हमसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। हमदानी साहब ने इनको समझाते हुए कहा था। कैसे हौसला करूं हमदान, सुबह हो गई है, इसे गुम हुए दिन के 2 बज रहे हैं, रात से गायब है मेरी बेटी। हयात साहब जब भी अनल का सोचते इनका दिल डूब जाता था, और जाता भी कैसे ना, एक ही तो बेटी थी इनकी पूरी दुनिया, जिसे देखते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बेटा जल्दी करो, जल्दी कुछ करो, मेरी मासूम बच्ची के साथ ना जाने क्या करेंगे वो लोग। इसे तो खुद खाना भी नहीं खाना आता, पता नहीं किस हाल में रखा होगा इसे। बेजान रोती हुई दुआ कर रही थी अपनी मासूम बच्ची के लिए, जिसे दुनिया का ठीक से पता तक ही नहीं था। कैसे जालिम लोगों से दुनिया भरी है। मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन हम ऐसे ख्याल ख्याली में नहीं बैठ सकते। कौन है, क्या दुश्मन है कि इसकी हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा ऐसा कौन सा दुश्मन है? बिराज सोच में पड़ गया था। कौन सा दुश्मन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो दारियार? अफनान को गहरी सोच में कब से देख कर तो पूछ बैठा। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक क्या हो गया है? अफनान ने गहरी सांस ली। क्या मतलब, ऐसा क्या हो गया है? दारियार ने ना समझी से कहा। यार तुम्हें अनल याद है, कल रात पार्टी में मिलाया था ना? अफनान ने याद दिलाया। अनल हयात, दरियान दारियान ने याद करते हुए नाम लिया। हाँ वही। यार कल रात तुम पार्टी से चले गए थे, कुछ देर बाद वहाँ आग लग गई। कैसे, कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर लगा कर किया है ये सब। पर किसी ने अनल को किडनैप कर लिया। अफनान को अब लग रहा था आग किसी ने तो लगवाई है। इतनी सख्त सिक्योरिटी में ये सब कैसे हुआ? वॉट आर यू सीरियस? मतलब ऐसे किसकी दुश्मनी होगी जो इनकी बेटी को किडनैप कर लिया? दारिया ने हैरत से परेशानी में कहा था। इसे अनिल के साथ अपना डांस याद आया। वो उसका खूबसूरत चेहरा इसके सामने लहराया। सोचते ही इसका दिल धड़क उठा था। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल की तबीयत ही ख़राब हो गई अपनी बेटी का सोचते। डैड इनके पास गए हैं, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों को कॉल की है, हर जगह अच्छी तरह चेक करें। अफनान जानने के लिए उठा। रुको मैं भी चलता हूँ उनकी तबीयत पूछने, और तुम परेशान मत हो, मैं भी कुछ करता हूँ। दारियान भी इसके साथ चला गया। आप इतना रो क्यों रही हैं? वो मासूम बच्चा इस औरत को कब से रोते हुए देख रहा था। ये रोना मेरी किस्मत में लिखा है, जैसे शायद सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़े, लेकिन इन दोनों को नहीं भूल पाती, नहीं रह सकती मैं इनके बगैर। वो औरत फिर से तड़प कर रोने लगी थी, और वो मासूम बच्चा कितने दिन इसका ये हाल देख रहा था। वो इसे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा था इसके साथ क्या हुआ है। वो 10 साल का था, इतना भी ना समझना था सामने इस औरत के दुख को ना समझ पाए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वानी? वो इंतहाई संजीदगी से बोला। तुम क्या कर सकते हो? तुम खुद अभी बच्चे हो, मेरी जान हो, तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। वो औरत इसके मासूम सवाल पर प्यार से इसको अपने साथ लगाते हुए कहा था। इसे होश आ गया है डीए। हनान की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से वापस आया। वो गुस्से से सुर्ख होता अपनी लाल आंखों से हनान को एक नज़र डाले स्टडी रूम से निकला था। हम कहाँ हैं बाबा? अनल ने होश में आते ही एक अनजान जगह पर
जगह पर खुद को पाया और वो जहाज़ी साइड पर बेड पर बैठी पूरे रूम का जायज़ा ले रही थी, जो बहुत बड़ा और हर चीज़ अच्छे से सेट थी। पर इस रूम में हर चीज़ ब्लैक थी, फर्नीचर से लेकर पर्दे दरवाजे तक रूम में हर चीज़ बहुत कीमती थी। अनल घबराती हुई बेड से उठी थी, दरवाजे तक आई। इसका नन्हा सा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, तेज़ रफ्तार से चल रहा था। वो हिम्मत करती दरवाज़ा खोलने लगी, पर दरवाजे को लॉक देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वो किस जगह थी, कैसे आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था इसे। दरवाज़ा खोले, कोई है, प्लीज़ खोले, हमने बाबा के पास जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। अनल रोते हुए दरवाज़ा बजाने लगी। इसे अपने बाबा की याद आ रही थी। वो कभी इनसे अलग नहीं रही थी और खुद को नई जगह पर पाकर बहुत डर गई थी। भारी कदमों की आवाज़ करीब आती सुनाई सुनाई थी और वो डर के जल्दी से पीछे हुई थी। काका कौन है? हमें बाबा के पास जाना है, अनल ने रोते हुए कहा। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। इसे देख कर के तो अनल अपनी जगह साकित रह गई थी। वही ग्रे आंखें, हमेशा की तरह चेहरे पर मास्क, जो लंदन में और कल रात पार्टी में भी इसने देखी थी। आग लगवाने का भी इसी ने कहा था किसी को। अनल को सारी बातें याद आई थी। वो मजबूत भारी कदम चलता हुआ इसके सामने आया। इसे करीब आने से अनल पीछे हुई होती हुई दीवार से लगी और थोड़े फासले पर रुक गया था। आप कौन हैं? हम कहाँ हैं? अनल ने डरते हुए कहा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसने इस ग्रे लाल आंखों में देखा जिसे इसकी दहशत ने कांपने पर मजबूर कर दिया था। लिटिल लॉर्ड, रोते नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने तुम्हारे साथ, वो अपनी गमगीन आवाज़ में बोला। नहीं, हमने बाबा के पास जाना है, अनल ने रोते घबराते हुए कहा। इसको सामने खड़े शख्स से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इसका नन्हा सा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। जानती हो, जब भी तो तुम्हें देखता हूँ मेरी नफ़रत बढ़ जाती है और दिल करता है तुम्हारा कत्ल कर दूँ, पर सोचता हूँ इतनी आसानी से मौत कैसे दूँ। वो नफ़रत से बोलता इसके करीब झुका, दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। अनल सांस रोके इसकी कैद में खड़ी थी। खौफ से इसका दिल कांप रहा था। बस बाबा के पास जाना है, प्लीज़ जाने दे, अनल ने इस बार हिचकियों से रोते हुए कहा था। अनल हयात इतने कमज़ोर, बहुत अफसोस हुआ, डिया ने झुककर इसके कान में कहा। वो आराम से इसके खौफ से धड़कते दिल की आवाज़ सुन सकता था। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? अनल ने हिम्मत करते हुए कहा था। तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ छीना है मेरा, अब मैं इसे इसकी सारी ज़िंदगी छीनूंगा, डीए ने गुस्से से दौड़ा था। हमारे बाबा ने कुछ नहीं किया, आप बुरे हैं। अनल अपने बाबा के बारे में सुन नहीं पाई। इसके मुंह से गुस्से में वो चिल्ला गई थी। चटाक, आहा, एक जोरदार थप्पड़ से वो कराते नीचे गिरी थी। दोबारा मुझ पर चिल्लाया तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। इसका गुस्से में चिल्लाना डीए को मजीद गुस्सा दिला गया था। इसने इसे बाजू से पकड़कर सामने खड़ा किया। इसने फटी फटी आंखों से इसे देखा। आज तक इसे किसी ने नहीं डांटा था। थप्पड़ तो इसे याद नहीं कभी की ज़िंदगी में पड़ा हो। इसका भारी हाथ इस नाजुक हसीना का दिमाग सुन कर गया था। वो लहराती इसके बाजू में झूल गई। डीए सुर्ख आंखों से इसकी बंद आंखों को देखता इसे उठाकर बेड पर डाला। शान शान सर, बी सर नहीं आए आज? दाफिया कब से बेराज के इंतज़ार में थी। हाँ, वो आज नहीं आए, इसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे बताओ क्या काम है? शान ने बेराज को बताया। शान ने दाफिया को बताया। यार उधर वो जाफिया है, ये दाफिया। हाँ, इस फाइल पर 20 सर के सिग्नेचर चाहिए थे, पर वो आज नहीं आए। दाफिया बेराज के घर में प्रॉब्लम का सुनकर परेशान हुई। खुद से सोचने लगी, जाऊं या नहीं इनके घर में। अगर गई तो क्या सोचेंगे वो। ये फाइल मुझे दे दो, वैसे भी बेराज से मिलने ही जा रहा हूँ, तुम्हारा काम भी कर दूंगा। दाफिया अपनी सोचों में थी कि रिमशा ने इससे फाइल ली और वो होश में आई। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे भी सर से और काम पूछने हैं। दाफिया गुस्से में अपनी फाइल लेते हुए कहा। इसको रमशा का बेराज के पास जाना अच्छा नहीं लगा। वो एक नज़र इसे देखती आगे बढ़ गई। मैम, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही 20 सर के पीछे है? मुझे तो कुछ और ही लगता है। शट अप। रमशा की सेक्रेटरी के बोलने पर रमशा ने गुस्से से इसे चुप करवाया। वो खुद काफ़ी दिनों से देख रही थी। विराज काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। दाफिया के काम से इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाना इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो विराज को पसंद करती थी, विराज भी जानता था, पर इसे अपने लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। इसने रिमशा को बस दोस्त की हद तक ही रखा था। दाफिया शहबाज, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, रिमशा नफरत से सोचते हुए मुस्कुराई थी। सर, आप परेशान ना हो, मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो थोड़े जानती है डीए कौन है। दारियान खान हयात साहब की तबीयत पूछने हॉस्पिटल आए थे। हयात साहब की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। मुझे तो यही लग रहा है, दारियान खान।
हैदर खान, आपको किस पर शक है? मतलब कोई ऐसा दुश्मन? दारियान खान अपनी पूरी खूबसूरत वजाहत से इनके सामने खड़ा भारी आवाज़ में बोला, नहीं बेटा, हम तो अभी लंदन से आए हैं, हम तो आते रहते हैं, हमारी बच्ची तो पहली बार आई है। पता नहीं ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया है जो मेरी मासूम बेटी से बदला ले रहा है। फयाज साहब ने नमी साफ करते हुए कहा, पूरा एक दिन होने को था इनकी बेटी का, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, इसे कुछ खाया पिया भी नहीं नहीं गया। कैसे खाते बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, इसने कुछ खाया भी नहीं होगा या कुछ सोच सोच कर खाया भी नहीं होगा। सोच सोच कर इनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वहाँ बी जान का भी यही हाल था। दोस्त की कॉल है, आप दुआ करें अनल मिल जाए इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। दारियान अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से चला गया था। सर, आपके ऑफिस से कोई लेडी आई है? मुलाजिम रूम में आकर बिराज से कहा, और वो भी हॉस्पिटल से आया था फ्रेश होने, फिर वापस जाना था ऑफिस से। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। बिराज हैरान हुआ, फिर रिमशा का सोचते समझा शायद वही होगी। इसने कहा था वो आ रही है। वो तैयार होकर नीचे आया, सामने लाउंज में दाफिया को देखा। वो हैरत परेशानी में आगे बढ़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिराज संजीदगी से पूछता। सोफे पर बैठा था। रोबदार आवाज़ पर दाफिया ने झटके से सर उठाया। सामने वो तैयार सा डार्क मेहरून पेंट कोट में फ्रेश सा खड़ा था। यार, हॉस्पिटल अगर उसने जाना है तो पेंट कोट में कौन तैयार होके जाता है? सिंपल ट्राउज़र शर्ट पहन ले, कमीज शलवार पहन ले। हीरो के ये काम होते हैं उल्टे। दाफिया अपनी धड़कनों को संभालते हुए बात शुरू की थी। वो भी सर, आप ऑफिस नहीं आए? मतलब आज आपकी मीटिंग थी और मैंने सब तैयारी कर ली है। इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। दाफिया ने एक सांस में बात कह दी थी। इसके लिए घर आने की ज़रूरत थी? इसके लिए घर आने की क्या ज़रूरत थी? कॉल करके नहीं पूछ सकती थी? और शान से कह दिया और शान से कह दिया था मैंने, वो देख लेगा। मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ और तुम ऑफिस का काम काम के लिए मेरे सर पर पहुंच गई। पता नहीं किसका गुस्सा इसने दाफिया पर निकाल दिया था। वो कल से अनल के लिए बहुत परेशान था और अपने चचा की हालत पर वो भी कल का थका हुआ परेशान था। और पुलिस वालों को पर अलग ही गुस्सा था जो अनल को नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो इन सब में दाफिया का आना इसे और गुस्सा दिला गया था। सर से सॉरी सर। दाफिया ने सर झुकाकर अपने अपने आप को रोने से रोका। वो हमेशा इसका दिल तोड़ता था। वो संजीदा खड़ूस इंसान ने पता नहीं कैसे कैसे इसके दिल में जगह बना रही थी। वो बैग फाइल उठाती हुई बाहर निकली। व्हाट द हेल। बिराज को इसका सॉरी करके इस तरह जाना गुस्सा दिला गया था। वो भी पीछे गया पर वो जा चुकी थी। फिर वो सोचता ऑफिस में देख लूँगा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो यार? हनान परेशान हुआ इसके अचानक रोने से। हमें बाबा और बी जान खिलाते हैं, खुद नहीं खाना आता। अनिल को इस वक्त अपने बाबा बी जान शिद्दत से याद आए थे। इसे बी जान की याद आई। वो हमेशा कहती थी खुद खाना सीखो। काश वो सीख लेती इस वक्त तो आज यूं बेबस नहीं होना पड़ता। इसे अपनी बेबसी पर रोना आया था। देखो मासूम लड़की, तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो खाना अपने हाथ से खाना चाहिए ना। जल्दी करो वरना डीए को गुस्सा आ जाएगा ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं। जानती हो ना, हनान ने इसे डीए के नाम लेकर डराया। इसके चेहरे पर डर का साया लहराया था। डीए का नाम सुनकर इसका थप्पड़ भी याद आया था। अभी तक इसके गुलाबी गाल लाल था, इसकी उंगलियों के निशान थे। हनान ने अफसोस से देखा इस मासूम को। इसे वो मासूम प्यारी लड़की पर बहुत तरस आया था, पर डीए के रास्ते में कौन आए। इसे होश आया तो वो इस बार खामोशी से पड़ी पड़ी छत को घूर रही थी। जब हनान खाना लेकर आया अनल इसके हाथ में खाना देखा तो इसे भी भूख का शदीद एहसास हुआ था, पर अफसोस इसे खाना ठीक से नहीं आता था। आप हमें बाबा के पास छोड़ा है प्लीज़, हमें यहाँ नहीं रहना। बाबा के पास जाना है, अल्लाह के लिए छोड़ दे। अनल ने शिद्दत से रोना शुरू कर दिया था। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो डीए तुम्हें वापस नहीं छोड़ आएगा। वापस नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ खा लो तुम। आओ खा लो। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? हना ने समझाते हुए कहा था। बाबा बहुत लगी है, पर बाबा ने भी नहीं खाया होगा ना। वो हमें याद करते करते रो रहे होंगे और जब तक हमें नहीं देखते खाना नहीं खाते थे। अनल ने आंसू साफ करते हुए कहा, पर इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। ओके, तुम खाना खाओ, फिर मैं कुछ करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, पर पहले खाना खाओ फिर सोचते हैं। पापा प्रॉमिस, बाबा के पास लेकर जाएंगे। हनान ने इस बात में सर हिलाया। अनल बेड से उठते
सोफ़े पर गई और सोचने लगी कैसे शुरू करे खाना। इसके सामने बिरयानी एक पानी का गिलास रखा था। अनल चम्मच उठाती बिरयानी में डालकर जैसे ऊपर किया, पर वो चावल इसकी गोद में गिर गए। इसे चम्मच सही से पकड़ा नहीं जा रहा था। इसने फिर से वही हाल किया था। अनल ने गुस्से से चम्मच छोड़कर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट कर रोने लगी। इसको अपने लाडले होने पर गुस्सा आ रहा था। हनान ने अफसोस करते हुए चम्मच उठाया और चावल डालकर इसके करीब किया। अच्छा, रोना बंद करो, मैं खिलाता हूँ, पर अगली बार खुद सीख लेना, ओके। हनान ने नरम रवैये से वो चुप हुई और हाँ में सर हिलाते इसकी बात मान ली। हनान ने इसे क्यूट से चेहरे को देखा। छोटी सी नाक जो रोने से सुर्ख हो गई थी, आंखें भी सुर्ख, लाल बिखरे हुए बाल। वो इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हनान ने मुस्कुराते हुए सोचा, क्यों आए हो? डीए सामने बैठे शख्स से बोला, जो मज़े से बैठा इधर उधर देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या तुम जानते नहीं हो मैं क्यों आया हूँ? बता देता हूँ। वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ दारियार की कॉल से पहले मैं इसका काम कर दूँ। आखिर दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस शख्स ने ज़ोरदार कहका लगाया। तुम जानते हो मैं तुम्हारा खून करूँ? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा खून करूं? डीए ने सुर्ख ग्रे आंखों से घूरा। यार, तुम सोते नहीं हो क्या? हर वक्त आंखें लाल रहती हैं। इस मासूम से दूर रहना, वरना बेचारी डर जाएगी। शख्स ने आगे झुककर राजदारी में कहा, मेरा आज मूड है किसी का मर्डर करने का। डीए ने इसके ऊपर से नीचे तक देखा, जो ब्लैक सूट में था, खूबसूरत सा, पर डीए के आगे इसकी खूबसूरती थोड़ी कम थी, जो इसे हमेशा गुस्सा दिलाती थी। चलो सीरियस बात करते हैं। दारियार चाहता है डीए इसे छोड़ दे। दारियार कौन होता है डीए पर हुक्म चलाने वाला? ले जाओ इसे, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है इसने, डीए ने बेजारी में कहा था। एहसान करने की वजह? वो शख्स इसके इतने जल्दी मानने पर हैरान हुआ था। इसके बाप को इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तो बहुत हिसाब बाकी हैं। इतनी सज़ा काफ़ी है, बाकी बाद में। और अलग अंदाज में वो कहता हुआ अनल को रूम की तरफ बढ़ गया था। तुम यहाँ क्यों आए थे? हनान अंदर आधा सामने खड़े शख्स को हैरत से देख रहा था। तुम्हारी लाश लेने आया था, पर डीए ने कहा अभी टाइम है, सो जल्दी आऊँगा तेरी बारात लेने। इस शख्स ने हनान को घूरते हुए कहा था। ये ना राइटर ने वर्ड सही नहीं लिखे, जिसकी वजह से मैं अड़ रही हूँ बार ना, और ऊपर से मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे सांस का बहुत इशू हो रहा है। और फिर भी अपन तेरे हाथ इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हम माफिया हैं, हमें पकड़ना बहुत मुश्किल है तेरे जैसे के लिए। हा हा हा। हनान ने इसके सुर चेहरे को देखते हुए कहका लगाया। दारियार ने हुक्म दिया है डीए से अनल हयात को आज़ाद किया जाए, और मैं लेट हो रहा हूँ, तुम इसे लेकर जाओ इसके बाप के पास। वो संजीदगी से बोलता आगे बढ़ गया था। सीरियसली डीए इसे छोड़ रहा है? वो सुन डीए के राइट एंड हनान सुल्तान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अपना वक्त बर्बाद मत कर, मेरे पीछे जाके अपना काम कर। इसे आगे बढ़ते हुए देखकर हनान ने चिल्ला कर कहा, उफ़ या अल्लाह, बहुत भूख लगी है। इस अच्छे लड़के ने बस एक बार खाना खिलाया, ये नहीं दोबारा पूछ लो भूख लगी है या नहीं। घर पर तो हमें भूख नहीं लगती, यहाँ बहुत भूख लग रही है। बाबा के पास भी नहीं जाने दे रहे, लगता है बाबा ने पैसे नहीं दिए, वरना छोड़ देते। अनिल बेड पर बैठी हुई खुद से बड़बड़ाई थी। आज दूसरा दिन था। रात हनानी से खाना खिला कर गया था, सुबह नाश्ता भी करवाया था। मुलाजमा मुलाजमा ने जिसे हनान ने रखा, इसीलिए वो खुद इसे नहीं खिला सकता था। हनान को लगता था शायद डीए को ये बात नहीं पता होगी, वो खुद से खाना नहीं खाती। वो फिर से घुटनों में सर दिए, फिर से रोने लगी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाया तो सामने वही मास्क में दहशत के साथ खड़ा था। इसकी सुर्ख आंखें से हमेशा डरा देती थी। वो इसे करीब आते देखकर बेड से उठ खड़ी हुई थी। हमारे पास मत आए हमारे पास मत आइए। अनिल को इसका थप्पड़ याद आया, जिसके निशान अभी तक थे। वो बिखरी हुई हालत में भी, सफ़ेद गाउन में बिखरे बाल, रोने से सुर्ख आंखें, गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो पीछे होती दीवार से लगी। डीए चलता हुआ इसके करीब रुका था। अपने बाबा के पास जाना चाहती हो? इसने झुककर रौबदार आवाज़ में इसके कान में कहा। अनिल की बाहरी खूबसूरती आवाज़ से घबराई हुई हाँ में सर हिलाया। फ्रेश होकर नीचे आओ। डीए इसकी खुशबुओं में एक गहरा सांस लेता पीछे होता। क्या हमारा निकाह हो रहा है? अल्लाह ने डरते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसकी ग्रे आंखों में देखा। डीए हैरत से इस बेवकूफ़ लड़की को देखा, जिसे इस हालात से भी लग रहा था वो निकाह करेगा।
तुम राज़ी हो तो कर लेते हैं। डीए ने तंजिया का नहीं, बाबा से तो पूछा नहीं, फिर कैसे कर लें, और हम तैयारी भी नहीं की, ना हालात देखिए हमारे, ऐसे निकाह नहीं होता, अच्छे से तैयार होते हैं ना, और बाबा भी साथ होते हैं सबके, फिर हम तो बाबा से दूर हैं ना। अनल इसकी हाँ पर अपनी अक्लमंदी जाहिर कर की डीए सही कहता है, वो वाकई एक बेवकूफ़ लड़की है। सब तैयारी हो जाएगी, निकाह के बाद तुम्हारे बाबा से मिलने चलेंगे। डीए को इस बेवकूफ़ी डीए को इसकी बेवकूफ़ी गुस्सा दिला रही थी। नहीं, फिर हम माफ़ नहीं करेंगे, हमने देखा है फिल्मों में, और हम किसी को पसंद करते हैं। अनल इसके नरम रवैये पर हिम्मत से बोले, कौन है वो? डीए की आंखें जब से सुर्ख हुई थी। वो बहुत अच्छे हैं, हम पार्टी में मिले थे, दारियार हैदर खान। अनल ने डरते हुए अपनी पसंद का इजहार किया। इसे लगा इसने निकाह कर लिया तो वो दारियार से कैसे मिल पाएगी। मुझे वो इंसान पसंद नहीं, और तुम अब मेरे साथ साथ राज़ी हो तो बहुत जल्द आऊँगा फिर से लेने तुम्हें। अभी जाकर अपने बाप को जिंदा करो। डीए गुस्से से इसका बाजू पकड़कर बोलता, इसे बेड पर धक्का देता रूम से निकल गया था। बाबा को क्या हुआ? इसने ऐसा क्यों कहा? हमारे बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अनल अपने बाप का सुनते तड़प गई थी, रोते हुए जल्दी से रूम से निकली। सामने हनान से टक्कर हुई और वो रोते रोते इसे मिन्नत करने लगी। हनान इसे चुप करवाते हुए कहा, और इसे लेकर गाड़ी में बैठा। सामने आते सफ़र की नज़र इस हसीना पर गई, जिसे देखकर वो कमीनगी से मुस्कुराया, लेकिन इस बात से अनजान डीए ने इसकी आंखों की शैतानियाँ देख ली थी। डीए के घर में एक कातिल हसीना, क्या चक्कर है? सफ़र ने मुस्कुराते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, वरना बहुत बुरा वक्त आएगा तेरा। डीए ने गुस्से में कहा था, काम बताओ अपना। एएसपी बहुत तंग कर रहा है, इसे रास्ते से हटाओ, बॉस का ऑर्डर है। जफ़र गुस्से में बोलता चला गया। जफ़र है? ये क्या था इसका नाम यार? जफ़र है, सॉरी। मैं भी कहूँ ये सफ़र है, मुझे लगा शायद इस नावल में भी अजीब नाम रखने का ट्रेंड है। खैर पहले तुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? जाफिर सामने बैठे लड़के से कहा था। इमरान खान। लड़का शर्मा कर बोला, और मेरा नवाज शरीफ। जाफिया ने जलकर कहा, जी ये कैसा नाम है, मतलब लड़कियों का नाम है? लड़का नासमझी से कहा, क्यों क्यों बे, मेरा नाम है, जैसा भी हो। और वो क्या है ना, मेरी अम्मी को नवाब बहुत पसंद था, तो बेटा हुआ नहीं, इसलिए मुझ पर रख लिया। जाफिया तंजिया बोली, पर पर आपका नाम तो जाफिया ताहिर है ना? लड़के ने परेशानी से कहा था। वो भी है, बाबा ने रखा था, इनको बेटी चाहिए थी, इसलिए पूरा नाम जाफिया ताहिर उर्फ नवाब शरीफ है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? और लड़के ने नाम वाले सवाल से जान छुड़वाई थी। अपन दो काम करती है पूरे दिल से, मेरी जॉब है ये, एक चोर हूँ और दूसरा चोरी करती हूँ, तब सुकून से नींद आती है अपन को। जाफिया फ़क्र से बोली थी। कहा, क्या मतलब, आप ऐसा क्यों करती है? लड़के ने डरते हुए कहा, आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई अपन से ऐसे सवाल करने का। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती जब तक चोरी ना करूं, एक दो बस, फिर सुकून से सो के उठती हूँ। ये बोलते हुए इसकी आंखों के सामने इसका चेहरा आया। पता नहीं क्यों दिल में ख्याल आया, काश वह यहाँ होता। ऐसा क्यों करती हैं आप? वो घबराया था। कहा ना सुकून चाहिए, जाफिया ने चिढ़कर कहा था। अच्छा, तो शादी के बाद आप छोड़ देना। वो भी कोई ढीठ इंसान था, इतने खूबसूरत लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। क्या तुम अभी भी शादी करोगे अपन से? वो शौक में चिल्लाई। जी आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, लड़का ने शर्माते हुए बोला। इसे अब गुस्सा आने लगा था इस ढीठ लड़के पर। अभी वो कुछ कहती, पीछे से एक रोबदार आवाज़ आई। जाफिर ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने अपनी शानदार पर्सनैलिटी से वो भूरी आंखों से इसकी सुरमई आंखों में देखकर मुस्कुराया और चलता हुआ इसके सामने आया। जाफिया हनान को देखती ही रही, इसकी धड़कनों ने तेज रफ्तारी पकड़ी। जाफिया डरती नहीं थी, पर हनान को देखते ही इसे खौफ आता था। वो लंबा चौड़ा इसे देखते ही जाफिया का दिल धक धक करने लग जाता था। जाफिया इस वक्त अपने गली के सस्ते चाय वाले की दुकान पर बैठी थी, इसके साथ वो लड़का जो इसकी माँ ने इसके रिश्ता करवा रही थी। इसकी माँ चाहती थी वो अपने घर की हो जाए और ये चोरी वगैरह छोड़ दे, और वो किसी के घर के काम के लिए वहीं रहे और वो किसी के घर काम के लिए वहीं रहे। अपनी जवान बेटी को लेकर इसके ऐसे मोहल्ले में रहना बहुत ख़तरनाक था। ये भी जाफिया की हिम्मत थी जो ऐसे लोफर लड़कों को मुंह तोड़ जवाब देती थी। क्या हो रहा है यहाँ? हनान एक चेयर खिसका कर जाफिया के करीब बैठा। अब उनका रिश्ता हो रहा है, जाफिया ने बेजारी से कहा। यहाँ चाय की दुकान पर? अमेजिंग। हनान ने आबरू उठाकर दाद दी थी। अब उनके पास दूध पत्ती था।
अब उनके पास दूध पत्ती था नहीं जो घर में बैठकर चाय बनाकर तशरीफ़ लाती, इसलिए काम से जानबूझकर यहाँ आई। ज़ाफ़िया ने तफसील दी। सुन, तो क्या कह रहे थे, तुझे इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई, वो भी मेरी मोहब्बत से? हनान इस लड़के को घूरता हुआ बोला। ये क्या बकवास है, क्या बकवास है? अपन को कब हुई मोहब्बत तेरे से? ज़ाफ़िया ने शौक में कहा था। मुझे हो गई है, हम दोनों के लिए बहुत है, बहुत है, चलो निकाह करते हैं। हनान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वो लड़का सिर्फ घूरता रह गया। ज़ाफ़िया की तो धड़कन तेज़ हुई थी। ये क्या है, छोड़ अपन को वरना अपन तेरा मुंह तोड़ देगी। ज़ाफ़िया ने हाथ छुड़वाते गुस्से में कहा था। ये तुम छोड़ो इसका हाथ, ये मेरी है। अब लड़का गुस्से में उठ खड़ा हुआ था। मेरी चीज़ पर कोई नज़र रखे मुझे पसंद नहीं। चल बता, कैसे मरना है तेरे को? हनान ने जेब से गन निकाल कर इसके आगे लहराई। लड़की की तो सांस ही रुक गई थी। सॉरी बाजी। वट, बदतमीज कहीं का। लड़का तेजी से भागा था वहां से। हा, ये अपन को संभाल लेता, हनान कहकर लगाया। इस लड़की की बात पर ज़ाफ़िया तो सदमे में चली गई थी। इसने अपन को बाजी बोला। इसकी तो ज़ाफ़िया होश में आते हाथ छुड़वा के आगे बढ़ी थी कि फिर से हनान ने हाथ पकड़ लिया था। हाथ छोड़ो अपन का। ज़ाफ़िया ने घूरा पर हनान ने नफ़ी में सर हिलाता देखकर इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई और आगे बढ़कर इसके करीब आई। हनान की मुस्कुराहट गहरी हुई कि अचानक जालिम लड़की, वो कराह कर पीछे हुआ। इसका हाथ भी छोड़ दिया। ज़ाफ़िया इसके करीब आते ही अपना घुटना इसके पेट पर ज़ोर से मारा। हनान की हालत देखने जैसी थी और एक लात बर्दाश्त नहीं कर पाए अपन के होने वाले डॉन। ज़ाफ़िया कहकर लगाती वहाँ से चली गई थी। एक बार मेरी हो जाओ फिर बताता हूँ तुम्हें। हनान ने दांत पीसे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस दानिया? ज़ाफ़िया, शहबाज किसकी इजाज़त से मेरे डिज़ाइन आपने चोरी किए हैं? पूरे ऑफिस में बिराज की धाड़ गूंजी थी। बिराज, हम आराम से बात कर सकते हैं? शायद कोई गलतफहमी होगी। शान ने हालात समझते हुए कहा था। बॉस सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरे यकीन करें। दाफिया ने रोते हुए अपनी सफाई पेश की थी। मुझे ये लड़की शुरू से ठीक नहीं लगती थी। ये हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई थी। बताओ कितने में बेची है, बोलो। रिमशा ने गुस्से से इसका बाजू पकड़कर पूछा। रिमशा, ये क्या बकवास है? वो कह रही है इसने कुछ नहीं किया, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। शान दाफिया को छुड़वा कर फिर से समझाया था। अच्छा इसने नहीं किया तो फिर किसने किया, बोलो। वो डिज़ाइन मैंने सिर्फ इसे ही दी थी और इसके पास नहीं थी। वो इस कमीने ने और इस कमीनी ने मुझे कॉल करके कहा ये डिज़ाइन मेरे किसी ऑफिस से इसको देगी। अब बोलो क्या सबूत है? बिराज ने गुस्से से दाफिया पर हद से ज़्यादा गुस्सा किया था। बॉस सर, बी सर, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो जानती भी नहीं इनकी कंपनी को। दाफिया ने आंसू भरी आंखों से देखा इस बेवफा इंसान को जिसकी नरम मिजाजी, इसकी शहद रंग आंखों से इसे इश्क हुआ था और आज वही इसके सबके सामने इसकी तजलील कर रहा था। बस बहुत हुआ, मेरा बहुत नुकसान किया है तुमने, अब और नहीं, जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। विराज गुस्से से सुर्ख आंखों से इसे देखता वहां से चला गया था। सुना नहीं तुमने, जाओ यहाँ से। क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? रिमशा ने घूरते हुए कहा। जा रही हूँ पर अपनी बेगुनाही साबित करने आऊंगी। दाफिया एक नज़र इसे तम करके ऑफिस के कैबिन पर डाली और अपने आंसू साफ करते हुए अपना सामान लिया। शान एक अफसोस नज़र डालता अपने कैबिन में चला गया। बाकी सब भी अपने काम में लगे थे। रिमशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ये यहाँ क्यों आए हैं? पापा को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती देखकर एक खौफ से बोली थी। दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था अपने बाबा का सोचते। इसे कल से हल्का सा बुखार था। अनिल का चेहरा सुर्ख इस बात की गवाही दे रहा था। तुम रो मत, वो ठीक है, बस इनका बीपी लो हो गया था तुम्हारी परेशानी में। अब जाकर बताओ इन्हें कि तुम ठीक हो। हनान ने समझाते हुए कहा। इसको इस मासूम लड़की, प्यारी लड़की पर बहुत तरस आया था। इसकी हालत एक दिन में कैसी हो गई थी। हमारे बाबा को कुछ नहीं हुआ ना, वो हमें देखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अनिल आंसू साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकले हॉस्पिटल के अंदर गए। बिराज भाई, अनिल बिराज को देखते ही इसकी तरफ भागे। इसकी आवाज़ पर बिराज ने इसे देखा। अनी अनी, कैसी हो मेरी जान? आप ठीक है ना? कहाँ थी आप, किसके पास थी? बिराज ने इसकी हालत देखते हुए बेचैनी से पूछा था। हमारी जान कैसी है? हमदान साहब ने इसे अपने साथ लगाते हुए पूछा था। वो बाबा कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ है इन्हें? अनिल ने रोते हुए अपने बाबा का पूछा था। बस रोते नहीं, चलो बाबा से मिलो, वो आपका इंतज़ार करें। हमदान साहब इसे लेकर रूम में गए थे। बिराज को अभी भी सवाल करने से मना कर दिया था। बाबा आप ठीक है ना? अनिल भागते हुए उनके सीने से लगकर
हिचकियों से रोने लगी। 2 दिन बाद अपने बाबा से मिल रही थी। इससे दूरी का तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कहते हैं लड़कियां माँ से ज़्यादा करीब होती हैं, पर हकीकत में वो बाप से ज़्यादा करीब होती हैं। बाप अपने हर बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, पर बेटी से तो वो इश्क करते हैं। वो इनका मान, इनकी इज़्ज़त, इनकी ज़िंदगी सब होती हैं। मेरी जान, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा बच्चा कहाँ था? क्या हालत की हुई है आपने? हया साहब अनल को प्यार करते हुए फ़िक्रमंदी से पूछ रहे थे। 2 दिन बाद वो लोग मिल रहे थे। हया साहब को लगा इनके बेजान जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो, और ऐसा ही हुआ था। अनल इनकी सांसें थी, फिर से मिल गई थी। अनल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर चलते हैं, बी जान भी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। विराज ने अनल का हाथ का माथा सुर्ख का थका सुर्ख चेहरा देखकर घर जाने का फ़ैसला किया, और वो आराम कर पाए। फिर आराम से इसने पूछेंगे। बाकी सबको भी ठीक लगा था। मेरी दानी को क्या हुआ है? जॉब पर नहीं जा रही? उदास क्यों है? दादा ने इसका उदास चेहरा देखा था। नहीं दादा जान, उदास नहीं, थक गई हूँ। ताफ़ी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। अच्छा, मान लिया जॉब पर ना जाने की वजह दादा जानते थे वो उदास है। और फिर दूसरा सवाल क्या था? छुट्टियाँ मिली हैं कुछ दिन आराम करने के लिए। अब आप फिर से कोई सवाल नहीं पूछिएगा। नहीं जॉब है, इतनी जल्दी क्यों ये सब? प्लीज़। दाफिया ने इनके अगले सवाल समझते हुए पहले ही कह दिया। वो नहीं बताना चाहती थी। दादा को इसके पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से निकाल दिया गया था, जो गुनाह इसने किया ही नहीं था। फिर भी इसने बेवफाई की सज़ा गवाही का एक मौका तक नहीं दिया था। दादा एक बात पूछूं? हाँ मेरी जान, क्या पूछना है? दादा ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। दाफिया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ चूमा। लोग इतने बेवफा लोग इतने बेवफा ज़ालिम क्यों हैं? अपनी बोलकर दूसरों की क्यों नहीं सुनते? इन्हें क्यों लगता है कि हर बात सही होते हैं? अगला बंदा क्यों गलत लगता है, जबकि वो भी तो सही होगा ना? क्यों बेगुनाह को ही सज़ा मिल जाती है? लोगों को क्यों मज़ा आता है दूसरों का दिल तोड़ने में? इनके दिल में क्यों खौफ खुदा नहीं होता? दादा दाफे ने बोलते हुए इनकी गोद में सर रख दिया था। इनकी आंखों में भी नमी थी। पता है बेटा, जालिम बेवफा कोई नहीं होता। ये सब शैतान का काम होता है। वो लोगों के दिलों में सिर्फ नफ़रत डालता है अपना मकसद पूरे करने के लिए। पर इंसान का नफ्स बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्द हार जाता है। गुस्से जज्बात में वो क्या बोल जाता है इसे समझ नहीं आती, लेकिन जब वो तन्हा बैठकर सोचता है इसने क्या किया है, तो इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। पर अफसोस, वो लोग अपनी अना में माफ़ी मांगना भूल जाते हैं। दादा ने इसे समझाया था, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, कुछ अच्छा नहीं होता। दाफिया को विराज का ख्याल आया। इसकी आंखें मज़ीद नम हो गई, पर वो दादा के सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नसीब को बुरा नहीं कहते। ये तो इस पाक ज़ात ने खूबसूरत सा लिखा है। सब पर आजमाइश, खुशियाँ, ये सब एक इम्तिहान है जिसे हम इंसानों को पास करना चाहिए। इंसान बहुत कमज़ोर है। वो वक्त हालात से लड़कर थक जाता है। जल्दी पर वो रब इसकी जल्दी हार थकावट पर भी इसे जितवा देता है। सब्र बहुत खूबसूरत चीज़ है, पर करना बहुत मुश्किल। लेकिन जितना सब्र करेंगे इतने ही अच्छे वक्त कामयाबी हासिल होगी मेरा बच्चा। दादा ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया था। दादा जान, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दाफिया ने इनको देखते हुए मोहब्बत से कहा था। अल्लाह सोना मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, आमीन। दादा ने दुआ दी थी। बीजान, हमने आपको बहुत याद किया, और इन हाथों को भी जो हमेशा प्यार से खिलाते थे। अनल बीजान के हाथों को प्यार से चूमा। इसे डीए का घर याद आया। कैसे वो 2 दिन इसने वहाँ गुजारे थे, ये वही जानती थी। हमें सच सच बताएं, आपके साथ क्या हुआ है, और आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं? बीजान ने झिझकते हुए पूछा था। नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे पूछे? वो जानती थी अनल बहुत मासूम है, इसे नहीं पता दुनिया कैसी है। बीजान, वो लोग बहुत बुरे हैं, हमें खाना भी नहीं खिलाते थे। उन्होंने हमें रूम में कैद रखा था। पता है, वो रूम बहुत खूबसूरत था, हर चीज़ ब्लैक थी। लेकिन बीजान, वो वास में बहुत बुरा है, बहुत। उन्होंने हमें थप्पड़ भी मारा था। अनल बताते हुए रो पड़ी थी। नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं। अब हम हमारी जान का ख्याल रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। आप रोना बंद करें। देखें बुखार तेज़ हो गया है आपका आपका चलें दवाई ले और आराम करें। बीजा ने प्यार से इसके आंसू साफ करते हुए समझाया, और वह हाँ में सर हिलाकर आराम से लेट गई। यार सीरियसली, तुम दाफिया पर शक कैसे कर सकते हो? वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। शान गुस्से में इधर से उधर हो रहा था। तो क्या ये सब मैंने किया है? वो डिज़ाइन सिर्फ इसके पास ही थी। मैंने अभी तक किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। फिर कैसे वो डिज़ाइन जैन अंसारी ने
ने ली। बोलो, इस वक्त मेरा पहले ही दिमाग बहुत ख़राब है, तुम और मत करो। बिराज गुस्से में धाड़ा। जैन और वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और पर बिराज का संजीदापन, एहतराम से लोगों से बात करना बहुत सबको पसंद था, जबकि जैन शुरू से बदतमीज़, लड़ना झगड़ना, लड़कियों को अपने साथ घुमाना और इसे पसंद था। जैसे बेराज की इसकी कभी नहीं बनी थी, और वो लोग हमेशा से दुश्मन रहते और आगे बिजनेस में भी एक दूसरे को मार देते रहते थे। जैन इलीगल से काम करता था और बेराज ईमानदारी से। तुम्हारा दिमाग है ही ख़राब। एक बार सुकून से बैठकर सोचो, वैसा कभी नहीं कर सकती। और एक बार तुम्हारे इस गुस्से की वजह से मैंने गलत काम कर दिया। शान ने बेबसी में चिल्लाया। कैसा काम किया है तुमने? बिराज ने चौंक कर देखा। जैसे कोई भी सिक्योरिटी तुम्हारे से सेक्रेटरी तुम्हारे पास टिक नहीं पाती, तो इसीलिए मैंने इस बार के तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसमें लिखा था अगर वो 5 महीने तुम्हारे साथ काम कर लेता है तो अच्छा है, लेकिन इस बीच अगर वो छोड़ जाता है तो इसे निकाला जाता है तो इसे 5 लाख देने होंगे, वरना हम केस भी करवा सकते हैं। पर अब अपनी ही सोच पर अफसोस होता है। वो बेचारी दाफिया कहाँ से देगी? वो इतनी अमीर भी नहीं यार। निशान गुस्से में बोलकर वहाँ से चला गया। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। गुड शान, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ देखना तुम। बिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और अब वो सोचने लगा दाफिया के साथ क्या करे। एक पल को तो इसे भी यकीन नहीं आ रहा था किसने किया है, पर सच जानना अब ज़रूरी था। अल्लाह अम्मा छोड़, कितना मारेगी अब? जाफिया ने खुद को छुड़वाते हुए कहा था। शर्म नहीं आती तुझे? इसे ऐसे बोलती है, तू चोर है। कितनी मुश्किल से कोई रिश्ता मिला था, वो भी तेरे काले करतूतों की वजह से चला गया। अब कौन करेगा शादी एक चोरनी से? जाफिया की माँ गुस्से से तेज़ी से बोलते जा रही थी। बहुत मुश्किलों से इसका रिश्ता करवाया था, और जाफिया ने तो चोर बताने से और इस लड़के के साथ रहने से इस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया था। और कौन है वो जो इस दिन तेरे साथ था, जिस वजह से ये सब हुआ? अब बोल जाके इसे आकर शादी करे। तेरे तेरे से इतना ही शौक है तेरे साथ घूमने का, तो इसकी माँ ने फिर से चप्पल उतार ली थी। अम्मा सांस तो ले ले, कितना बोलती है। और अपन इस टीपू से शादी करेगी? अपन और कौन? माँ ऐसे रिश्ते लाती है। जाफिया ने भी गुस्सा किया था। अच्छा, तुझे बहुत पता है तो जा जाके ढूंढ ले, दफ़ा हो जा यहाँ से। माँ गुस्से में बोलकर अंदर चली गई थी। इस कमीने माफिया को अपन नहीं छोड़ेगी अब। जाफिया गुस्से में खुद से बड़बड़ाई थी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वो शौक में बोली थी। ये मेरा मसला नहीं है, 5 लाख दो और यहाँ से जाओ, सुकून से कहा गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप चाहते हैं मैं चोरी करूं? दाफिया ने हैरत से कहा था। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मेरा जो नुकसान हुआ है मुझे वो ठीक करना है। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा। बिराज ने अपनी बात ख़त्म की थी। जी नहीं, आपका मसला है, पैसे आपको चाहिए, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर इतना बड़ा नुकसान उठाऊं? मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करनी जहां मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाए। दाफिया ने गुस्से और गम में कहा था। ठीक है, मैं आज रात को किसी बैंक में जाती हूँ लूटने। ओके, दाफिया चिढ़कर बोली। चोरी करने वाले बताते नहीं हैं। बिराज ने जला देने वाली मुस्कुराहट से कहा था। वो असली चोर है, और मैं आज बनी हूँ, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा ना? वो चिढ़कर बोली। ओके, तुम्हें आराम से जाना चाहिए। अगर जेल चली गई तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अब समझ तो गई होगी। बिराज ने उठकर इसके सामने आते हुए कहा था। बी सर प्लीज़, मैंने वो चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता वो डिज़ाइन किसने कैसे मेरे ऑफिस से चोरी कर लिया। और मम्मा, मेरे पास 5 लाख नहीं है। अगर मैं इतनी ही अमीर होती तो चोरी करती क्या? दाफिया ने इसको सामने देखकर इल्तिजा की थी। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? जानती हो मेरे लाखों का नुकसान हुआ है। एक और बात, तुमने या जिसने भी ये काम किया है वो किसी को भी बेच बेच देता, मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी जैन अंसारी के नाम से हुई है। जानती हो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो चाहता है मैं बर्बाद हो जाऊँ। वो खुद दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन बन जाए। बिराज ने गुस्से में दाफिया का बाजू पकड़कर करीब किया। दाफिया की तो सांस ही रुक गई थी। इसको इतने गुस्से में देखकर, इसे अपने इतने करीब करीब इसका दिल बहुत तेज़ से धक धक कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ बी सर, मैंने नहीं किया। आप यकीन करें मेरा। दाफिया ने नम होती आंखें नम हो गई थी इसकी पकड़ से। जिस दिन मुझे पता चला तुमने किया है ना, तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। बिराज गुस्से में कहता इसे छोड़कर रूम से निकल गया था। मैंने नहीं किया। आपको क्यों यकीन नहीं आता? दाफिया इसके जाते खुद के आंसू को रोक नहीं पाई थी। मैं हनान सुल्तान हूँ, एक छोटा सा बिजनेस
मैन हूँ, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अकेला हूँ। एक दोस्त भाई है, इसके साथ रहता हूँ, बस वो थोड़ा गुस्से और इस दुनिया में रहने वाला है, इसीलिए इसे साथ नहीं लाया। अब आप बताएं, आपको रिश्ता मंजूर है? हनान ने एक ही बार में अपनी बात ख़त्म की। ज़ाफ़िया की माँ तो खुले मुंह से सामने बैठे लंबे चौड़े खूबसूरत इंसान को देख रही थी। इन्हें अपनी बेटे की किस्मत पर रश्क आया था, ऐसे भी नसीब खुलते हैं। बेटा, मुझे भला क्या एतराज़ होगा? ये क्या आपको ज़ाफ़िया का पता है? मतलब वो क्या करती है? और हम बहुत गरीब हैं और मैं अपनी बेटे को इतना कुछ दे भी नहीं पाऊँगी। ज़ाफ़िया की माँ बहुत खुश हुई थी। नहीं अम्मा जी, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं, इसीलिए मैं खुद आया हूँ आपसे बातचीत कर पाऊँ। मुझे बस सिंपल निकाह करना है और कुछ नहीं। हनान संजीदगी से बोला। वो चाहता था ज़ाफ़िया के आने से पहले ही वो उसकी माँ को राज़ी कर ले, बाद में इसे देख लेगा। इसलिए वो उसके घर से निकलते फिर आया और जानता था इसकी माँ ज़रूर राज़ी होगी। इसे रिजेक्ट किया नहीं जा सकता। और सच पिता, वो वाकई लड़कियों का क्रश था। ठीक है बेटा, बेटा वो तुम्हारी मान्यता, जब चाहो इसे आकर ले जाओ। मुझे गरीब औरत की और क्या खुशकिस्मती होगी जिसके दर पर चलकर रिश्ता आया है। ये तो अल्लाह सोने का करम है बेटा। ज़ाफ़िया की माँ ने दिल से दुआ दी थी। तूफ़ान आने से पहले मैं चलता हूँ और जुमे को एक तूफ़ान के साथ आऊँगा आपके घर, तैयार रहना आप सब। हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाफ़िया की माँ इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। इसे सिर्फ अपनी बेटी के नसीब से मतलब था। वो जानती थी वो घरों में काम करती है, इसकी बेटी के लिए बहुत मुश्किल है कोई अच्छा रिश्ता। तो चोरी करती है, कौन करता है इसके ज़माने में? एक चोर से शादी, ये तो इसकी खुश नसीबी थी। इसकी माँ इतने में खुश थी, इसकी बेटी को एक अच्छा शौहर मिल जाएगा, इसका अपना कारोबार है, फिर तो इसे चोरी की ज़रूरत नहीं है। दिल में बहुत सी दुआ की। वो जानती थी राफ़िया को राज़ी कैसे करना है। अनु अनु दारियान आया है आपसे मिलने। बीजान ने रूम में आते हुए कहा। वो जो बेड पर लेटी हुई थी अपने ख्यालों में एक झटके से सीधी हुई थी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।